हो गई आप लोगों से? प्रेजेंटेशन शेयर हो गई है? जी सर, हो गई। होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कल हम मुख्तलिफ टेक्निक्स ऑफ बजटिंग कर रहे थे। यहाँ पे हमने इस स्लाइड पे स्टॉप किया था क्योंकि आगे मुख्तलिफ दे आर डिफरेंट वे ऑफ कैरिंग आउट बजटिंग जो हम देखेंगे। तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप यस्टरडे देयर। तो वी विल लुकिंग एट दिस मेथड टुडे। तो सबसे पहले जैसे नाम से ही क्लियर है, टॉप डाउन अप्रोच, यानी बजट टॉप पे बनेगा और सर डिपार्टमेंट हेड कल के की साथ। कल के मैटर की एक क्यूरी थी सर, बड़ा छोटी सी सर, अगर आप अलाउ करें तो पूछ सकता हूँ सर। क्या कह रहे सर कल हैं? के लेक्चर के मुतालिक एक क्यूरी थी बजट के हवाले से सर। हाँ हाँ, पूछे। सर हमने जो पढ़ा था कि जो एनुअल बजट बनाते हैं उसमें आपने बताया था सर कि बजट एनुअल बनाते हैं लेकिन उसका स्पेंड जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years चलता है और हर मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सर ये ये मैंने लॉजिकली अमेरिकन ये सर अमेरिकन बजट के बारे में बताया था यार। ये अमेरिका का बताया था कि उसमें जो एक दफा वो बजट में रख लेते हैं पैसे, वो 5 साल तक रहते हैं। अगर वो नहीं यूज होते 5 साल के बाद उनको कैंसिल कर दिया जाता है अगले सालों में। वो तो मैं अमेरिका का बताया था ये। लेकिन फिर आगे जाके पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि जब फंडिंग मुख्तलिफ सालों पे स्प्रेड हो, एग्रीमेंट हुआ कि फंडिंग मिलेगी, ग्रांट मिलेगी 4-5 साल के ऊपर मिलेगी, तो फिर उनको 4-5 साल का अपना बजट बना के उसको देखना पड़ता है। उस केस में वो फिर 3 से 5 साल का होता है। ये बात की ताकि वो अपने ओके जो डोनर्स है उनको दिखा सकें कि ये आपकी ग्रांट इस तरह यूज होगी, ताकि सब लोगों को जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उनको पता हो कि इस तरह फंड्स आने हैं और 5 सालों में किस तरह सारा कुछ स्पेंड होना है, जिसमें ये फंड भी पार्ट होंगे। ये बात ओके सर, थैंक यू सर। ओके। नाउ वेरियस वे ऑफ बजटिंग, जिसमें सबसे पहले हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच इज स्टार्ट दैट द टोटल अमाउंट एंड एलोकेट द डिपार्टमेंट। तो वो टॉप पे जो मेजर कमेटी होती है, टॉप लेवल होता है, वो टोटल बजट बना के फिर डिपार्टमेंट एलोकेशन करते हैं। एलोकेट अकॉर्डिंग टू ईच ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी जो होती है या डिपार्टमेंट प्रायोरिटी होती है। डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ टॉप लेवल फंडिंग जो है वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सारी डिपार्टमेंट पे आ जाती है, लेकिन बजट डेवलप टॉप लेवल पे होता है। बॉटम में है कि डिपार्टमेंट एस्टिमेट करती है अपनी एक्टिविटी, अपनी कॉस्ट को, और फिर उन एस्टिमेट को सारी डिपार्टमेंट को टोटल अप कर लिया जाता है। इस तरह बजट बन जाता है। ये बॉटम अप अप्रोच है, राइट। तो इससे क्लियर है कि बॉटम पे सारा कैलकुलेशन होती है, वर्किंग की जाती है, और फिर वो बजट बना लिए जाते हैं डिपार्टमेंटल, और फिर उनको सम अप करके टोटल बजट हो जाता है। बॉटम अप अप्रोच। लाइन आइटम अप्रोच जो है कि एक्सपेंडिचर आइटम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट शो विच यूज मोस्ट फंड। पता चलता है कि वो ज्यादा फंड कौन सी डिपार्टमेंट ले रही है। तो लाइन होता है, जैसे एंटरटेनमेंट का बजट है या प्रिंटिंग पब्लिशिंग का है, तो कैन बी ब्रोकन डाउन बाय कॉस्ट सेंटर टू, और कॉस्ट सेंटर पे भी इसको स्प्रेड किया जा सकता है। जैसे स्टोर रूम का है या किसी पर्टिकुलर मार्केटिंग का है, तो इस तरह रिलेशनिंग का है, पब्लिक रिलेशनिंग का, तो उसको कॉस्ट सेंटर पे भी उसको ले जाया जा सकता है। ईयर ऑन ईयर कंपैरेटिव किए जाते हैं फॉर एक्चुअल एंड बजट गिवन, कि एक्चुअल क्या था ईयर ऑन ईयर, और उसके बजट के उसके अचीव क्या किया और बजट क्या था। सिमिलर टू इंक्रीमेंट, नॉर्मली ये लाइन बजट जो इंक्रीमेंटल बजट होता है, जो पहले हुआ होता है उसी में से जो सर्कमस्टांसेस की चेंज होती है उसको अकोमोडेट करके नई फिगर रोल फॉरवर्ड कर दी जाती है। मे नॉट इनकरेज मैनेजर टू थिंक अबाउट द नंबर्स। तो मैनेजर का काम है कि बस ठीक है, ये बजट है, ये रोल फॉरवर्ड कर दिया गया है, सर्टन चेंजेस में कर दी गई हैं, तो नंबर जस्टिफाई होते हैं नहीं होते हैं उसके बारे में दे डोंट थिंक। जबकि जीरो बेस्ड बजटिंग में नंबर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, द वे दिस नीड टू बी स्पेंड।
तो दिस क्रिएट द टेंड टू एम्बेड द करंट वर्किंग प्रैक्टिस जो है उसी पे कंटिन्यू किया जाता है। वही बजट में जो करंट प्रैक्टिस होती है अगले बजट में उन्हीं को फॉलो किया जाता है। दैट्स व्हाट द लाइन आइटम। एक प्रोग्राम बेस्ड बजट होते हैं। आपने प्रोग्राम हेल्थ का कोई प्रोग्राम रन करना है या ट्रांसपोर्ट का कोई प्रोग्राम आपने रन करना है तो उस प्रोग्राम पर बजट मिनी बजट फॉर ईच एक्टिविटी इसको बनाया जाता है। हर एक्टिविटी जो प्रोग्राम होता है उसमें फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड आउटपुट। तो इसमें ज्यादा फोकस होता है कि हमारे उस प्रोग्राम के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी आर लुकिंग फॉर। तो 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। रिव्यू ऑफ द एक्शन फॉर द करंट एक्टिविटी, के करंट एक्टिविटी जो हो रही है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी। आइडेंटिफाई द प्रोग्राम दैट कैन बी अंडरटेकन, तो जो प्रोग्राम करना है तो करना है, जैसे मैंने कहा कि पॉवर्टी एलिवेशन का है या रिलीफ देने का है किसी जगह। जैसे हमारे यहाँ क्या प्रोग्राम कैसे रन होते हैं, जैसे फ्लड आया तो उसको रिलीफ देनी है तो वो, या पेंडेमिक आ गया तो उसको हैंडल करना है। तो आइडेंटिफाई प्रोग्राम दैट कैन बी अंडरटेकन, आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट वेरियस ऑल्टरनेटिव जो अवेलेबल है उस प्रोग्राम को डिलीवर करने के लिए। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रोग्राम जो है कि किसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, अगर वेरियस ऑप्शन है प्रोग्राम्स की तो किसको प्रायोरिटी दी जाए, किसको सेलेक्ट किया जाए। अगर मुख्तलिफ वे ऑफ डूइंग है तो किस वाले पे फोकस किया जाए जो मोर इफेक्टिव है रिगार्ड टू मीटिंग दी बजट, जो आउटकम है, जो ऑब्जेक्टिव उनको मीट करने के लिए जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो दिस इज प्रोग्राम बेस्ड बजटिंग अप्रोच। और इसमें प्रोग्राम बेस्ड में एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की गई है। तो रिलेट कॉस्ट टू द प्रोग्राम रादर देन टू द डिपार्टमेंट। एक जो एक्टिविटी है उससे सारी कॉस्ट को रिलेट किया जाता है डिपार्टमेंटल कॉस्ट की बजाय। encourage the cross working and reduce the departmental barrier. तो मैनेजर टू आइडेंटिफाई which program they want to provide, इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। enable the manager to assess the effectiveness of the program, यानी आउटकम पे ऑब्जेक्टिव पे किस हद तक कंट्रीब्यूशन आएगी प्रोग्राम से। allocate the resources more effectively, प्रोग्राम वाइज जाते हैं तो जो होते हैं रिसोर्सेज ज़्यादा इफेक्टिवली एलोकेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिवली इसलिए क्या है कि इफेक्टिव का ताल्लुक ऑब्जेक्टिव के मीट करने से। जितना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मीट करते हैं कहते हैं ये मोर इफेक्टिव वे है। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सिस्टमैटिक अप्रोच टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो है उसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर इम्प्रूवमेंट या डिलीवरी जो है वो डेवलप होती है। इस तरीके से डिसएडवांटेज है टेक लॉन्गर के उस पर बजट बनाया जाए एक्टिविटी पे, और कॉस्ट मोर बड़ा निटी-ग्रिटी में जाना पड़ता है, ज़्यादा कॉस्ट का और टाइम लगता है उसमें। और डिफिकल्टी ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग ऑब्जेक्टिव इन पब्लिक सर्विस में, क्योंकि बहुत से फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव नहीं होते और बहुत से जो है वो क्वालिटेटिव होते हैं। तो डिफिकल्टी ऑफ मेजरिंग टेंजिबल आउटकम इन पब्लिक पहले पॉइंट से ताल्लुक है। इसमें टेंजिबल आउटकम कम होते हैं और सेटिस्फाइंग वाले ज़्यादा होते हैं। सेटिस्फाई लैकेबल या मीटिंग द नीड्स वाला ज़्यादा होता है। डिफिकल्टी ऑफ आइडेंटिफाइंग attributing outcome to the public service. So this is also difficult to identify and attribute the outcome to public services. बहुत सी public services को attribute करना, identify करके उन आउटकम है that difficult. Share the हर एक प्रोग्राम रन नहीं किया जा सकता। Shared responsibility of program makes creating budget difficult. क्योंकि बहुत सी डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रोग्राम करते करके में भी 3-4 डिपार्टमेंट का रोल आता है, तो उसमें फिर जो है क्रिएटिंग बजट डिफिकल्ट हो जाता है। टेक द प्रोग्राम अवे फ्रॉम द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो जो जिनको वोट पावर जिनके पास होती है उनके लिए, जब डिपार्टमेंट को तो वो हैंडल कर रहे होते हैं या उसको लुक आफ्टर कर रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसकी एक एक्टिविटी जो है इलेक्टेड लोग इतनी डिटेल में नीचे नहीं इन्वॉल्व होते। वो फिर डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंट स्टाफ ही कंटिन्यू करता है जितनी भी एक्टिविटी होती है। तो बजट डिपार्टमेंट वाइज देना ज़्यादा उन पर उनकी से होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन एक्टिविटी बेस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं या उसका कंट्रोलिंग होती है उसमें इलेक्टेड लोगों को है वो ज़्यादा नई ऑनरशिप उनको मिलती है। तो एक और बजटिंग प्रोसेस है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इसको कहते हैं। एम टू कनेक्ट द परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन विद द एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज।
जहाँ परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि रिसोर्सेज जो एलोकेट किए गए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपने बजट एलोकेट करना है तो आप जो पास्ट परफॉर्मर रही है उसको इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एलोकेशन और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको हैंडल करते हैं। तो नीड्स परफॉर्मेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन एट द स्टेज ऑफ प्रोसेस, ठीक है, एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेस की स्टेजेस होती हैं प्रोग्राम रन करने की, तो उसमें आप फिर उनको परफॉर्मेंस को देखते हैं सारी स्टेजेस में। तो जो स्टेजेस क्या है, इनपुट स्टेज है, आउटपुट स्टेज है, एफिशिएंसी डाटा, इफेक्टिवनेस डाटा। तो देखें इनपुट है कि इन टर्म ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, मनी टर्म नॉर्मली, लेकिन अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे स्टाफ आपने एंगेज किया है। यूनिट ऑफ आउटपुट, ये जो आउटपुट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि उसकी जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसके लिए उसको भी देखा नजर में रखा जाता है हर स्टेज पे। और एफिशिएंसी डाटा जो है जिसमें पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, पर यूनिट आउटपुट क्या है, कितने, तो ये एक एफिशिएंसी है। जितना ज्यादा आप करेंगे कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो आप कहेंगे ज्यादा एफिशिएंट वर्क हुआ है, कंट्रोल करेंगे कॉस्ट को। और जब नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा डिलीवर करेंगे तो हम कहेंगे एफिशिएंट है। इफेक्टिवनेस डाटा इसके आउटकम को किस हद तक मीट किया गया है, गोल्स को अचीवमेंट किस हद तक हुई है, उसको इफेक्टिवनेस कहते हैं। ये मैं लास्ट स्लाइड की बात की। तो परफॉर्मेंस ऑडिट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड जो है, तो इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो लिहाजा एंड पे परफॉर्मेंस ऑडिट की जरूरत होती है टू सी कि टू व्हाट एक्सटेंट द डिलीवरी टुक प्लेस, इसके अंदर लेसन लर्न क्या है और वेरिएशन क्या है, क्यों है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है जहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग की जाती है। तो जो लाइन आइटम का जिक्र था सर, हाँ जी, उसको थोड़ा सा डाउट ये जैसे एंटरटेनमेंट है, जैसे स्टेशनरी है, ये लाइन आइटम। फंक्शन वाइज हाँ हाँ, उसकी लाइन आइटम को फोकस किया जाता है कि इसका बजट कितना होना चाहिए। वो आप सारी डिपार्टमेंट को ग्रुप कर लें तो ओवरऑल एक काउंसिल का निकल आएगा। अगर 3-4 डिपार्टमेंट है, तीनों में स्टेशनरी है, तीनों में स्टोरेज स्टोर है, तीनों में लेट्स से कंप्यूटर आईटी का इस्तेमाल है, तो हर एक में जब आप वर्कआउट कर लेते हैं लाइन आइटम जो है, तो वो फिर अगर इकट्ठी कर लें तो ओवरऑल पूरे एरिया की निकल आएगी। ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रैवलिंग हो गई, इस तरह। ओके, तो नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट जो परफॉर्मेंस बेस्ड के अंदर बजटिंग प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल स्कूल मील सर्विस जो है देनी है आपने, स्कूल में मील सर्विस जो है, लंच देते हैं बच्चों को या कोई मिल्क प्रोग्राम रन होता है, तो उसकी बात हो रही है। स्कूल मील सर्विस कुड हैव द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ फूड एट रीजनेबल कॉस्ट एट द स्कूल। ये प्रोग्राम का मकसद क्या है, ये प्रोग्राम, राइट, इसको आपने रन करना है। The following performance-based information could be collected and evaluated. Input: the budgeted actual cost of providing a meal in terms of the staff. जो 4 स्टेजेस हमने किए उसकी एग्जांपल आ रही है कि जो है बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है मील प्रोवाइड करने पे इन टर्म ऑफ स्टाफ, फूड एटसेट्रा। एंड दी यानी फूड की कॉस्ट, स्टाफ जो इन्वॉल्व है, प्रिपेयर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, उसको शामिल कर। तो आउटपुट क्या है, तो बजटेड एक्चुअल नंबर ऑफ मील प्रोड्यूस कितने हुए हैं, उससे कितने मील सर्व किए गए हैं। तो बजटेड एक्चुअल यूनिट कॉस्ट ऑफ द मील प्रोड्यूस, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है, उसकी एफिशिएंसी है, क्या वो जो बजट क्या है उससे लो है, हाई है, वेरिएंस क्या है, डिफरेंस क्या है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। इफेक्टिवनेस है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज द calorific value of average meal or the average amount of fruit consumed per child per day। तो ये इससे आपको अंदाजा होता है किस हद तक आपने इफेक्टिवली प्रोग्राम के रिजल्ट आए हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हायर करनी है बच्चों में। और अच्छा, वहाँ पे ना 5 a day का कॉन्सेप्ट में बहुत चलता है, यानी आपने 5 फ्रूट्स लेने होते हैं डेली, ये रिकमेंडेड है, राइट। तो अब आपने मिक्स करना है कि उसमें एप्पल हो, बनाना हो, पेयर हो प्लम हो, तो इस तरह आपने इसका एक तो 5 फ्रूट्स की बात एक अडल्ट आदमी के लिए बात की जाती है। तो कॉलोरिफिक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इस पॉइंट ऑफ इफेक्टिवनेस जज कर रहे हैं। तो ये एक प्रोग्राम, तो एग्जाम्पल आगे प्रोग्राम की मुराद क्या है,
स्कूल मील सर्विस जो रन हो रही है 3 महीने के लिए, पूरे साल के लिए, the performance budgeting process could align at the policy level with the organization developing the goal and the explicit policy objective. गोल क्या है, पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या उस प्रोग्राम का, मैनेजर देन नीड टू डेवलप द परफॉर्मेंस मेजर दैट रिफ्लेक्ट द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑब्जेक्टिव या गोल को, तो उसके लिए वो परफॉर्मेंस मेजर जो डेवलप करते हैं कि हाउ दे कैन चेक, तो उसमें तीनों चीजें इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस जो है वो वर्कआउट हो जाए, तो उसको फिल इन तीनों चारों एरिया को फिल इन करना होता है प्रोग्राम की नेचर को सामने रखते हुए, तो उसमें हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, आउटकम क्या था। अच्छा, अब परफॉर्मेंस बेस्ड में बजटरी अप्रोचेज जो हैं नॉट वाइडली अडॉप्टेड बिकॉज द लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होंगे तो आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो लिहाजा बहुत से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्लियर का क्वांटिफाइड नहीं होता फाइनेंशियल टर्म में, इनपुट आउटपुट इजी टू मेजर देन द आउटकम, ठीक है, तो आउटकम को मैं आउटकम है कि सेटिस्फाइंग द ऑब्जेक्टिव जो है वो मुश्किल होता है, जबकि वैसे हो कि कितनी कॉस्ट आई है या उससे अगर कोई प्रोडक्ट बनी है क्या है, वो ज्यादा इजी होती है, तो लेकिन सेटिस्फैक्शन ऑफ द आउटकम जो है ऑब्जेक्टिव की मीटिंग जो है, तो सिस्टम नीड टू बी डेवलप, अगर ये काम करना है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग करनी है तो सिस्टम नीड टू बी डेवलप, कॉस्टली और टाइम, अच्छा इसको प्रोसेस करने के सिस्टम चाहिए होता है, एक आपके पास सिस्टम इन प्लेस, जो कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है, तो कॉस्ट भी आती है और बहुत टाइम भी लगता है उस तरह बजटिंग करने में। एलोकेशन ओवरहेड प्रॉब्लम, एक ओवरहेड है उसको एलोकेट करना है, कितना किस एक्टिविटी किस प्रोग्राम को जाएगा, ये कॉमन एक्सपेंस जो हो रहा है इसको एलोकेट बड़ा ही सब्जेक्टिव हो जाता है। डिफिकल्टी ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट इन यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट, जो बजट पेश किया जाता है वो हर एक की समझ में नहीं आता, यूजर फ्रेंडली नहीं होता, जिसने देखना है तो उसके फॉर्मेट उसका जाना पहचाना फॉर्मेट नहीं होता है कि नया चीज आती है, हर प्रोग्राम के लिए बदल जाती है। ऑर्गेनाइजेशन स्टिल प्रोड्यूस सेपरेट बजट, अभी तब भी प्रोग्राम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती हैं और परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन उसकी गैदर करती है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है जिसमें आपने परफॉर्मेंस के साथ ही जज करना बात, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस होती है इसके लिए, और क्योंकि उसमें ब्लेम गेम बड़ी आती है, प्रोग्राम फेलियर का चांस है अगर है, या किसी को प्रोग्राम कामयाब हो गया तो वो ब्लू डाई बन जाएगा, तो इस जो है हर कोई क्रिटिसिज्म से डरता है, और प्रॉब्लम इन असेसिंग द अकाउंटेबिलिटी लीड टू मैनेजमेंट रेजिस्टेंस जो है ना, क्योंकि आपको पता है अकाउंटेबिलिटी अगर लाते हैं तो नो वन लाइक्स दैट, राइट, तो वो उस वजह से फिर मैनेजमेंट की रेजिस्टेंस होती है कि पीपल लाइक टू रन अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ। और बजटिंग अप्रोचेज में एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की बात हो रही है, यानी आप एक्टिविटी को जो है ना बजट करें, तो जैसे ट्रैवलिंग हमने कहा कि आपकी एक एक्टिविटी है तो एक्टिविटी बेस पे जाए, प्रोग्राम बेस और प्रोग्राम का प्रोडक्ट है, पूरी चीज को डिलीवर करने का नाम है एक्टिविटी, किसी एक परफॉर्म। अच्छा, एक्टिविटी ये नॉर्मल भी होता है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, इस पे कहते हैं, ये ना सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है बट इसको एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इसमें 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, किसको आपने बजट करना है, वो एक्टिविटी है क्या, उसको आइडेंटिफाई करना। कैलकुलेट द कॉस्ट पूल ऑफ ईच एक्टिविटी, उसकी टोटल कॉस्ट उस एक्टिविटी क्या है उसको कैलकुलेट करना। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर, कि उस जो एक्टिविटी को यूजर है वो किस तरह यूज कर रहे हैं, तो उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं, जो जितना यूज करे उतना उसको बर्डन मिलना चाहिए, राइट। तो हमें एक कॉस्ट ड्राइवर डिटरमिन करना पड़ता है, वो पर आवर भी हो सकता है, पर नंबर ऑफ यूनिट भी हो सकता है, पर पर्सन भी हो सकता है, तो उसमें देखना है कि कौन सा बेस्ट कॉस्ट ड्राइवर बनता है जिससे वो एक्टिविटी ड्रॉ की जाती है, जिससे एक्टिविटी को यूज किया जाता है। देन सेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, तो उस एक्टिविटी को बढ़ के तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर यूनिट क्या कॉस्ट ड्राइवर क्या रेट बनता है, और फिर उस रेट के मुताबिक जो है ना उस एक्टिविटी को जितना जिस एक्टिविटी ने कंज्यूम किया है उस पर उसको कर दें। लेट्स से मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, आप
एग्जांपल आपको मैं कमर्शियल सेक्टर की दूंगा टू जस्ट मेक इट अंडरस्टैंड कि एक इकट्ठी कॉस्ट आती है एक, और उसमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप ये देखते हैं कि ठीक है टोटल ये कॉस्ट कितनी, पहले तो एक्टिविटी क्या है कि वो एक आपका यूज होना है ओवरहेड, तो पूरा ओवरहेड कितना होगा, राइट। तो वो आपने आइडेंटिफाई किया कि कॉस्ट क्या है। तो अब आपने कहा कि हर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल कितना करती है, उस यानी कह लें एक है पर आवर बेस पे है, एक पर यूनिट बेस पे है। तो आप देखते हैं कि या पर आवर कह लें, एक प्रोडक्ट 3 घंटे कंज्यूम करती है, एक प्रोडक्ट 2 घंटे है, एक 1 घंटा है। तो कॉस्ट ड्राइवर बन गया आवर्स, राइट। तो अब आपने टोटल कॉस्ट को, टोटल जो आवर्स हैं जो बजट किए हैं उनसे डिवाइड किया तो रेट निकला है। फिर जितनी प्रोडक्ट बनी एक ही, उतने को उतने आवर के हिसाब से जितने वो कंज्यूम टोटल उसने किए उसको हिस्सा दे दें। दूसरे जितने टोटल आवर कंज्यूम किए बी प्रोडक्ट को हिस्सा दे दें। तो ये कॉस्ट ड्राइवर एग्जांपल जो मैंने दिया कि आपने टोटल कॉस्ट लेके देखना है कि इस कॉस्ट की रिलेशनशिप ऑफ यूज क्या हो, तो उससे आप रेट निकाल लेते हैं। फिर जो जितना उसको यूज करता है उसके मुताबिक उसका शेयर दे देते हैं। तो ये 5 स्टेप इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। हाँ, आप देखें आपने कहा कि हाँ, आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये मुख्तलिफ एक्टिविटी आपके ऑडिट रन हो रहे हैं। ऑडिट एक्टिविटी हो गया ना, मुख्तलिफ ऑडिट, ये एक्टिविटी आपकी हो गया। अब आपने कहा कि ये टोटल जो कॉस्ट आई है ट्रांसपोर्टेशन की, इसका ताल्लुक किससे है? तो हमने कहा स्टाफ एंड माइलेज, नॉट माइल, स्टाफ एंड माइल, क्योंकि स्टाफ इनटू माइल मान के टोटल माइलेज निकलेगी ना। तो आपने पर माइल, पर पर्सन, पर माइल का एक रेट निकाला। फिर जितने मैन आवर यूज हुए हैं, माइलेज मैन माइलेज यूज हुए हैं एक एक्टिविटी में, उसको उतना हिस्सा दें। तो आपका कॉस्ट ड्राइवर बना माइल अ पर्सन दोनों, राइट। मतलब 25 लोग हैं, कोई 10 मील जा रहा है, कोई 15 मील से आ रहा है, कोई 12 मील से, आपने उसको अब उसको उनके ऑफिस से डिस्टेंस दिया, तो पता चला कि कितने माइल मैन यूज हुए। तो वो आपका माइल मैन एक रेट निकल आया। फिर उससे आपने देखा कि कितने माइल मैन निकले हैं, तो फिर उस ऑडिट को आपने चार्ज किया। तो दैट्स बेसिकली जो आपने एग्जांपल मांगी उसमें से वे ऑफ वर्किंग दैट है। तो रोलिंग बजट हमने जैसे इंक्रीमेंटल बजट का है उसी की बात है कि व्हेन बजट आर कंटिन्यूअसली बीइंग अपडेटेड इन रिलेशन टू न्यू इंफॉर्मेशन लाइक वॉल्यूम का डिफरेंस और प्राइस का जो डिफरेंस है, दे आर कॉल्ड रोलिंग बजट। इंक्रीमेंटल बजट और रोलिंग बजट एक ही नाम है। ओके, तो दिस इज वेरियस बजटिंग टेक्निक्स है। अब अब हम एक चीज की तरफ शिफ्ट हुए हैं कि ये जो फंड मैनेजमेंट में यूज ऑफ वायरमेंट है। कल मैंने कहा था वायरमेंट क्या है, आपके यहाँ उसको रीएलोकेशन कहते हैं कि मैनी एरियाज ऑफ पब्लिक सेक्टर सब्जेक्ट टू फंडिंग रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि इसमें इतना फंड है, एंड मे वेरी बाय सेक्टर बट लार्जली कैटेगराइज्ड इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड फंड एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड। ये है वायरमेंट, आगे बात करते हैं वायरमेंट, वायरमेंट ठीक है। ये वायरमेंट यानी फंड मैनेजमेंट एंड द यूज ऑफ वायरमेंट, इसकी बात करें तो अभी तो आपको ये बताया जा रहा है कि मैनी एरिया पब्लिक सेक्टर सब्जेक्ट टू फंडिंग रिस्ट्रिक्शन, तो उसमें एक लिमिट के फंड होते हैं, उससे ज्यादा फंड नहीं होते। मे वेरी बाय सेक्टर but largely categorized into 2 types of funds. One is unrestricted fund, दूसरा unrestricted fund है जिसको जनरल फंड कहते हैं। आप किसी जगह किसी भी एक्टिविटी के लिए, प्रोग्राम के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है रिस्ट्रिक्टेड, जिसमें आप जो है वो उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डिफाइंड पर्पज के लिए, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं। ठीक है, मतलब डोनेशन मिले, किसी शौकत खाना बनाना है तो वो रिस्ट्रिक्टेड फंड है, राइट। इससे वार्ड बनानी, जनरल लोगों वाली वार्ड बनानी है, प्राइवेट रूम नहीं बनानी, तो वो फिर एक रिस्ट्रिक्टेड आ जाता है, राइट। तो
Unrestricted funds, as the name suggests, refer to the pool of money or the budget that can be used in any activity that the organization undertake and subject to organization normal जो उसके principle of practice होते हैं for expenditure उसको follow करते हुए. Restricted fund come in a number of guises. Some are covered by statute. Law में लिखा होता है कि इसको इस पर, such as housing revenue account or some car parking income. राइट, ये हाउसिंग प्रोवाइड करता है उससे जो इनकम जनरेट होती है, इसका कार पार्क की रान होता है जो इनकम जनरेट होती है, तो उसका एक मकसद है किन में उन्हें यूज करना है. हाउसिंग वाली इनकम कहाँ यूज होगी? टू डेवलप मोर हाउसिंग, या जो लोगों को हाउसिंग आप नहीं दे सके उनको रेंट पे घर लेके देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. कार पार्किंग से इनकम आ रही है, कार पार्किंग मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगी, एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होगी, कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है. सम बजट्स आर रिंग फैंस, यानी इंटरनली, ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको इस पर्पज के लिए यूज करना है. एज ईयर मार्क फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट, इसको रिंग फेंस कर दिया कि इसी मकसद के इंटरनली किया, ये लॉ में नहीं है. पहले वाला स्टेटमेंट में ये रिंग फेंस इंटरनली है. दिस यूजुअली मीन द फंड could be available for unrestricted use, but the organization has chosen to protect the fund for a specific project. ये जो रिंग फेंस खुद इंटरनली किया है, ये जनरल फंड थे, ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड थे, लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी विजडम में डिसाइड किया कि नहीं, इसको इस पर्पज के लिए हम यूज करें, राइट, स्पेसिफिक कर दिया. एग्जांपल व्हेन दिस इज डन कुड बी व्हेन ए मैच फंडेड ग्रांट हैज बीन, मैच फंडेड होती है कि जितना आप डालेंगे उतना ग्रांट मिली, उतना जिसको मिली है वो भी अरेंज करेगा, उसको मैच फंडेड ग्रांट कहते हैं. Earmarking budget demonstrate to the grant body that the organization has the match funding if they are successful in securing the grant. तो लिहाजा उनको फंड जो है इंटरनली डिसाइड करने पड़ते हैं कि इतने फंड जो है ना, ये जो ग्रांट के जिस प्रोग्राम की ग्रांट आ रही है उसमें हम भी डालेंगे. तो ये लॉ में नहीं था कि उन्होंने इंटरनली डिसाइड किया है, रिंग फेंस कर दिया. Where the future projects are planned and the organization want to set aside budget, this will normally be for a capital project. कई दफा फ्यूचर प्रोजेक्ट प्लान के होते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे जो है रिंग फेंस कर दिए जाते हैं कि ये स्टेडियम के बनाने में इस्तेमाल होंगे, ये फला ब्रिज बनाने में इस्तेमाल होंगे, तो वो रिंग फेंस हो जाते हैं इंटरनली. एक ही बात होगी, स्टैट्यूट के साथ आ रहे हैं वो भी रिंग फेंस, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट वो स्ट्रिक्टर होते हैं. जो आप इंटरनली है, दोबारा मीटिंग कॉल कर लें, उसको चेंज कर सकते हैं आप. फर्क सिर्फ ये है, उसको आप इसी से यहाँ वायरमेंट कर सकते हैं ना. तो पहले वाले में तो वायरमेंट नहीं हो सकती ना, स्टैच्यू वाले में तो वायरमेंट नहीं हो सकती. ये जो इंटरनली आपने किया इसमें वायरमेंट कर सकें कि यार इधर पड़े हुए बड़ी इतनी देर हो गई है, इनको दूसरी जगह है. हाँ, अच्छा. रिस्ट्रिक्टेड ग्रांट्स कैन टिपिकली बी टाइम बाउंड. तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड ग्रांट्स होती हैं कि फला पर्पज के लिए यूज होनी है, ये टाइम बाउंड होती हैं, नीड टू बी स्पेंड विद इन ए सर्टेन टाइम. ये एक्टिविटी रिलेटेड भी हो सकती हैं, कैन ओनली बी स्पेंट ऑन सर्टेन एक्टिविटी. आउटकम परफॉर्मेंस रिलेटेड भी हो सकते हैं, कैन ओनली बी रिटेन्ड इफ ए प्रेस्क्राइब आउटकम इज अचीव्ड बाय दैट. तो फिर आप रिटेन करने वरना आपको रिफंड करनी पड़ेगी. तो रिस्ट्रिक्टेड ग्रांट्स जो है उसके बारे में बताया, वो टाइम बाउंड भी हो सकती हैं. आपको मिली है कि आपने 3 साल में स्पेंड करनी, वरना वापस चली जाएंगे, या इस एक्टिविटी में इस्तेमाल करनी है, स्कूल मील के लिए इस्तेमाल करनी है, वरना बाकी जो बच जाएगी अनएग्जॉस्टेड होगी वापस चली जाएगी. तो इस तरह एक सर्टन आउटकम जब परफॉर्मेंस अचीव करनी है नहीं की, तो वो ग्रांट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, आपके वापस रीपे हो जाएगी. तब आपने अकाउंटिंग में गवर्नमेंट ग्रांट बढ़ाया था तो उसमें हमने बात की थी कि रीपेमेंट ऑफ ग्रांट जो है वो अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो रीपे हो, राइट. तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 उसको डील करता है. इप्सैस कौन सा है तो आई कैन नॉट से, क्योंकि इप्सैस ज्यादा हमारी प्रैक्टिस में नहीं आते, लेकिन इप्सैस भी गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर है, ठीक है. तो नाउ वी लुकिंग एट के ये जो अपना फंड मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ गवर्नमेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं. where there is a heavy reliance on grant funding with the strict condition होती है जिनकी, finance manager must ensure that we are aware of all detail of the restricted funding. जितनी भी कंडीशन वगैरह है सारी उसको पता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन है, ये टाइम बेस्ड है, एक्टिविटी रिलेटेड है, जो as they will need to factor
इन दैट कंडीशन, उसको अपने सारे डिसीजन मेकिंग में उन कंडीशन को सामने रखना होता है। एंड वेयर द डिस्ट्रिक्ट ग्रांट आर सिग्निफिकेंट फंडिंग स्ट्रीम, उस जहाँ खासकर ऐसी डिस्ट्रिक्ट ग्रांट बड़ी लार्ज अमाउंट में हो तो फिर डेफिनेटली बहुत फोकस करना पड़ता है उन कंडीशन के ऊपर। द गवर्नमेंट में रीएलोकेट funds from core funding in order to give priority to particular service or promote efficiency using the three method of restriction mentioned above। तीन मेथड रिस्ट्रिक्शन को बताया थे, एक क्या थे? तीन बताए। वो तीन की बात हो रही है, तो उसको सामने रखना होता है। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो रिलाई ऑन एप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिफिक फंड जो है, तो ये ऐसा है कि जो फंड का इस्तेमाल है उस पर एप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग हो उन स्पेंडिंग की, और फिर उसको स्पेसिफिक फंड को रिपोर्ट किया जाए। क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड है तो वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए है। फाइनेंस मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एनी स्पेसिफिक फंड, जो किस पर्पज के लिए वो दिया गया है, एंड नीड टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एप्रोप्रिएटली। एडिशनल रिसोर्सेज फ्रॉम द फाइनेंस टीम may be required where funding streams are complex, तो टेक्निकल लोग, टीम के लोग और चाहिए जिसके उसको रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग की। एंड देयर आर सिग्निफिकेंट कंडीशन चेक द बजटिंग एंड स्पेंडिंग अरेंजमेंट, तो वो सारी को जो है वो कैटर फॉर करना होता है, राइट। तो बेसिकली इस स्लाइड में हमने बात किया है कि कुछ ग्रांट जो है वो स्ट्रिक्ट कंडीशन से मिलती हैं और उनको कंप्लाई करना, वरना वो रीच हो जाएंगी, और तीन कंडीशन आपको बताई गई हैं, तो इसलिए वो फिर आपको उस पर्पज के लिए जो है वो रिपोर्टिंग और स्पेसिफिक जो रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग है, दैट्स वेरी मच। उसके लिए आपको टीम में केपेबल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल चाहिए जो उन कंडीशन को मीट कर सकें, जो कि बजटिंग और स्पेंडिंग के अंदर जिन कंडीशन को आपने कंसिडर करना था वो उसको कंसिडर कर सके। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में रीलोकेट फंड फ्रॉम ए कोर फंडिंग जो इन ऑर्डर टू गिव प्रायोरिटी टू पर्टिकुलर सर्विस, जो नेग्लेक्ट हो रही है उसमें फंड को इंक्रीज कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव मीट करना होता है उसके लिए अगर वो देखते हैं कि उस प्रोग्राम को और फंड चाहिए। नहीं है, अभी आ जाएगी वायरमेंट, वैसे क्या पावर पता किसमें नहीं। देखिए किसकी बात कर रहे हैं, देख हम बात इस पे कर रहे हैं ग्रांट विद कंडीशन। इस पेज पे दो चीजों की बात की जा रही है, एक ग्रांट विद कंडीशन जो आप उसमें क्या रिक्वायरमेंट है आपको उन कंडीशन को मीट करने की, वरना वो ब्रीच हो गई, तीन जैसे बताई हैं, वो ग्रांट वापस हो जाएंगी, बात तो ये की जा रही। तो आप जर्नल में तो इसको नहीं कर सकते, ठीक है। जर्नल में एक लाइन सिर्फ आई है कि गवर्नमेंट में रीएलोकेट, कहीं फंड्स हैं तो गवर्नमेंट में रीडायरेक्ट कर। अच्छा, फंड मैनेजमेंट यूज ऑफ वायरमेंट। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलाइज ऑन एप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिफिक फंड। तो ये अभी पहले पेज पे हमने बात की है कि रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होती है गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंस मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एनी स्पेसिफिक फंड, तो वो फंड किस लिए है, रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, क्या है, आर इंक्लूडेड इन नोटिफिकेशन ऑफ स्पेंडिंग, और जो स्पेंडिंग एलोकेट करते हैं उसके लिए तो उसको सामने रख के उनको जो नेचर ऑफ फंड है ही करनी चाहिए। फेलियर टू मीट कंडीशन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फंडिंग, वापस चली जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। तो ये है कंडीशन को मीट करना, ये पिछली स्लाइड पर भी आपने यही बात की है। तो फाइनेंस मैनेजर फॉर गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू लुक एट दैट। और वायरमेंट की आप बात कर रहे हैं, what is environment? Environment is transfer of fund expenditure from one budget to another budget is one, ठीक है। लेट्स से आपको सिफा की ट्रेनिंग के लिए एक बजट मिला हुआ है और कोई और
छोटी ट्रेनिंग आ गई। तो क्योंकि जो बजट आपके पास जून तक है, तो आपने कहा कि जून तक सिफा के फंड में से हम ये ट्रेनिंग ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अगले पीरियड में रिक्वायरमेंट बनेगी सिफा के लिए। जून से पहले एक हद तक रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा नहीं है, तो डिपार्टमेंट ये ट्रांसफर कर लेती है फंड फॉर अदर एक्सपेंडिचर। ओनली इफ न्यू और एक्स्ट्रा स्पेंड लाइकली टू बी परमानेंट। तो अगर जो नया ये एक्स्ट्रा स्पेंड है लाइकली टू परमानेंट, जिसके लिए एक कंटिन्यूटी होनी है, वन ऑफ चीज नहीं है, उसके लिए नॉर्मली इसको किया जाता है। नॉट टू बी यूज फॉर बजट आउट टर्न स्मूथिंग। ये जो वेरिएंस है ना बजट और आउट टर्न का मतलब एक्चुअल हकीकत जो है, और दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, वेरिएंस है, उसको मीट करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलाउ मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज टू ऑब्जेक्टिव्स, ये आप करके एनवायरनमेंट से आपको ये फैसिलिटेट किया जाता है कि आप ठीक है रिसोर्सेज को ऑब्जेक्टिव से मैच करने के लिए अगर आपको ये करना पड़ता है तो आप कर लें। फाइनेंस टीम शुड कंट्रोल एंड रिकॉर्ड द रीजन के एनवायरनमेंट क्यों की गई है, ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स क्यों गए हैं। फाइनेंस टीम मस्ट ऑल्सो हैव द परसेंटेज लिमिट की किस हद तक वो कर सकते हैं, उससे उस लिमिट से ऊपर जाए तो फिर आपको गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल की जरूरत होनी चाहिए, यानी कि आपको फ्री फॉर ऑल नहीं मिलना चाहिए। ये बात हो रही है। गुड प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई एट रिस्क जो बजट होते हैं जिन्होंने एक्सपायर हो जाना होता है फॉर ओवर और अंडर स्पेंडिंग जो है, तो उनको आइडेंटिफाई करें ताकि गवर्नमेंट के वक्त इस चीज को यह सोचें कि कौन से बजट हैं जो कि लैप्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राइट, और जिनमें ओवर स्पेंडिंग आ सकती है, अंडर स्पेंडिंग हो सकती है, तो ताकि आप गवर्नमेंट के जरिए उनको फिर मैनेज कर सकें। इम्पैक्ट ऑन बजटिंग जो है फाइनेंस मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ विच बजट आर एट रिस्क ऑफ ओवर एंड अंडर स्पेंडिंग एंड डेवलप, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग वाले की तरफ लेके जाते हैं अंडर स्पेंडिंग देखो आप, तो एंड डेवलप ए गुड रिलेशनशिप विद द बजट होल्डर इन दोज एरियाज। तो जो बजट के ऑनरशिप ली हुई है, ताकि उनसे आप सेटिस्फाई रखते हुए ये वार्मेट कर सकें, ये ट्रांसफर कर सकें। दिस शुड एनेबल द इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अप्रोप्रिएट एंड कंट्रोल यूज ऑफ वायरमेंट होना चाहिए। ये नहीं ओपन जब मर्जी कर लें, तो इसलिए इसकी जो अप्रोप्रिएट एंड कंट्रोल यूज ऑफ वायरमेंट होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको ये करना चाहिए, नॉट के एट टाइम जब उसका यूज ना हो, उसका बेनिफिट ना हो, वो लैप्स हो जाए उस वक्त, टाइम इतना लेट आपने किया है। इफेक्टिव बिजनेस पार्टनरिंग ऑफ्टन डायलॉग विद द बजट होल्डर। ये हमने कहा था बिजनेस पार्टनरिंग का मतलब होता है जो भी बिजनेस स्टेक होल्डर होते हैं दे नीड टू बी एंगेज, कंसल्टेड, और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, इसको हमें बिजनेस पार्टनरिंग इसके लेके चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को शुरू से ही। तो ये इससे डायलॉग ओपन होते हैं विद बजट होल्डर, एंड रेगुलर बजट मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग जो है वो प्रमोट होती है, विच हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया एंड रिस्की बजट एट अर्ली स्टेज, कि किस में ओवर स्पेंडिंग लेस स्पेंडिंग होती है। तो इस प्रोसेस से उनको आप बहुत टाइमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि फिर आप बजट होल्डर के साथ नेसेसरी अप्रूवल या उनकी सेटिस्फैक्शन या उनकी एग्रीमेंट से आप ये वायरमेंट कर सकें। रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जो आपकी है एनवायरमेंट, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। हेल्प फाइनेंस मैनेजर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया इन एडवांस, डेवलप अ स्ट्रेटजी दैट हेल्प प्लान फॉर एंड अकोमोडेट द अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से वो पैसों की जरूरत पड़ गई है आपको, या सरप्लस आ रहे हैं। द की रोल टू प्ले इन डिसीजन मेकिंग पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनका फाइनेंस मैनेजर का बड़ा की रोल होता है डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस प्रोफेशनल नीड अवेयरनेस ऑफ मॉडलिंग टेक्निक्स, तो बहुत सी मॉडलिंग टेक्निक बजटिंग की जो है, दे शुड बी अवेयर ऑफ नो व्हेन टू अप्लाई देम, ईच को कहाँ अप्लाई करना है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग मेथड, तो दे शुड बी अवेयर के कहाँ पे फोरकास्टिंग की जरूरत है, लेकिन दे जैसे अभी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है एआई का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो बहुत से लोग खौफजदा हैं ये क्या, लेकिन एआई में एक तो डेवलपर हैं, एक यूजर हैं, तो हम जैसे लोगों का मोस्टली यूज करने का है कि जब वो टूल डेवलप कहाँ उसको यूज करके हम डिसीजन मेकिंग में फायदा हमें मिल सकता है, तो वी कैन
शुड बी लुकिंग एट। हमें इसी तरह जो ये बजट बनाने वाले लोग हैं, इनको नॉट नीड टू बी एक्सपर्ट, बट दे हैव पीपल इन टीम जो डिटेल स्टैटिस्टिकल मेथड को जानते हैं फोरकास्टिंग के, लेकिन एवरी फाइनेंस मैनेजर डजंट नीड टू नो दैट कि वो डिटेल्ड उसको करने का तरीका क्या है। okay? तो रोल ऑफ फोरकास्टिंग इन पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरकास्टिंग successful forecasting required the expert blending of economic theory and with the significant statistical expertise and through familiarity with the relevant statistical data. Both qualitative and quantitative information is needed to be utilized. A key variable जिस पर बजट या चीजें फोरकास्टिंग डिपेंड करती हैं कैन बी डिफिकल्ट टू discover and to measure, and they may appear in all kind of combination. उसकी बहुत परम्यूटेशन हो सकती है एंड कॉन्स्टेंटली चेंज भी होते हैं। वो जो हमने जम्पशनें बनाई हैं वेरिएबल की डिटरमिन किए हैं, उनमें विद द पैसिव टाइम विद द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस चेंजेस भी आ सकती हैं। तो बेसिकली इन पब्लिक सर्विस फोरकास्ट में कवर 2 डिफरेंट बट ब्रॉड एरिया। ठीक है, पहले में बताया गया कि फोरकास्ट में बहुत से एस्पेक्ट होते हैं जिसको देखना होता है, और जो वेरिएबल बहुत से डिटरमिन करने होते हैं वो वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रहते, वो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। तो ये बात की जा रही है इसमें। तो अच्छा, तो पहले में तो बताया गया स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट जो है इसमें बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं कि वेरिएबल डिटरमिन किए जाते हैं जिस पर फोरकास्टिंग बेस करती है, लेकिन वो की वेरिएबल भी चेंजेबल होते हैं विद द चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। वो जो आपकी टीम के लोग हैं जो स्टैटिस्टिकली जानते हैं ज्यादा, उनको बेहतर पता होगा, लेकिन आपको इसका जो 2 डिफरेंट एंड बट ब्रॉड इसके एरिया जो है उसकी बात की जाए, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड। डिमांड साइड में यू आइडेंटिफाई फ्यूचर डिमांड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड सर्विस। जो आपकी सर्विस है उसमें फ्यूचर में कितनी डिमांड आने वाली, जैसे हाउसिंग आप प्रोवाइड करते हैं तो कितनी उसमें डिमांड क्लेम उसके लिए लोग कैंडिडेट आ सकते हैं। दिस वुड इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्लानिंग टू इंश्योर इट इज एबल टू मैनेज एंड मीट द डिमांड व्हेन इट अराइज। बेसिकली ये इसका डिमांड साइड का फोरकास्ट, डिमांड साइड की फोरकास्ट करते हैं। फिर सप्लाई साइड की करते हैं, आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सिंग कैपेबिलिटी व्हिच इज अवेलेबल व्हिच इज नीडेड टू बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए। तो ये सप्लाई साइड, तो इसमें फोरकास्ट आर मेड टू हेल्प मैनेजमेंट टू डिटरमिन a strategy for future, a demand side of supply side donor, and to make the best decision in the context within which those organizations are operating. तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प करेगा अगर आप ये फोरकास्टिंग करेंगे डिमांड साइड सप्लाई साइड की। जो भी फोरकास्टिंग रिक्वायर्ड है दैट इज बी पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। आगे जाके हम डिस्टिंग्विश करेंगे फोरकास्टिंग और बेंचमार्किंग, उसको सिनेरियो प्लानिंग। ओके, बजट फोरकास्टिंग प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, और फोरकास्ट मेड टू हेल्प द मैनेजमेंट डिटरमिन स्ट्रेटजी, पीछे पेज पे कहा है टू मेक बेस्ट डिसीजन, रिक्वायर द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। फोरकास्टिंग में मे कवर 2 डिफरेंट ब्रॉड एरिया, या ये ना करें इसको अपना जो है स्लाइड्स के ऊपर कुछ ना, may cover 2 different but broad area जो अभी बात की है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, इसकी हमारी बात हुई है। अच्छा, इसमें आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं जब आप फोरकास्टिंग करते हैं, तो फ्यूचर में जो डिमांड फ्यूचर में जो आएगी और रिसोर्सेज जो आपके पास आएंगे उस डिमांड को करने के उसको आप प्रेडिक्ट करते हैं, और फिर आप मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एज उसमें डिमांड रिसोर्स को चूंकि आपने मैच करके डिलीवरी देनी है, तो फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन प्लान को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं एज रिक्वायर्ड। और 4 फोरकास्टिंग थ्योरीज हैं, और फोरकास्टिंग करने की ये 4 थ्योरीज हैं। एक सीक्वेंस और टाइम लैग थ्योरी है, एक एक्शन रिएक्शन थ्योरी है, एक इकोनॉमिक रिदम थ्योरी है, और एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी है। तो इन चारों को ब्रीफली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए
कि क्या ये फोरकास्टिंग है। सीक्वेंस टाइम लैग थ्योरी क्या है कि इसमें assumption की जाती है कि मोस्ट फोरकास्टिंग डाटा एंड सक्सेस आर सक्सेसिव नॉट साइमल्टेनियस, टाइम लैग बिटवीन डिफरेंट मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो ये नहीं कि फॉरेन कस्टमर आ जाएंगे, may not lead to immediate increase in the sale or service, पर टाइम लगेगा। कोई लोग आज एडवर्टाइजिंग हो रही है, हो सकता है इसका इम्पैक्ट महीने बाद आना चाहिए। गवर्नमेंट यूज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। गवर्नमेंट जो पैसे प्रिंट करके डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ बजट डेफिसिट होते हैं, तो वो जो डेफिसिट गैप होता है उसको जब गवर्नमेंट मीट करती है तो उसका ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन में इजाफा होना है। कब होना है? बाद में होना है, कुछ अर्से बाद होना है, अभी फौरी नहीं हो जाना। चेंज इन द बर्थ रेट जो होती है, इफेक्ट द डिमांड फॉर स्कूल प्लेसेस, वो 2-3-4 साल बाद अगले से बर्थ रेट जो है वो शार्पली इंक्रीज हुआ है किसी ईयर में, तो वो जो डिमांड राइज होगी उस बर्थ रेट इंक्रीज से वो स्कूल की होगी, वो लेकिन 5 साल बाद होगी, 4 साल बाद होगी, जब बच्चा स्कूल पहुंचे, एज को पहुंचेगा। तो ये सीक्वेंस टाइम लैग थ्योरी इसको कहते हैं कि जो आप काम कर रहे होते हैं उसका जो इफेक्ट है वो कुछ अर्से बाद हो। तो एक्शन रिएक्शन थ्योरी है बेस्ड ऑन न्यूटन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, implies if depression in a particular business drop हुआ है, bound to give a boom eventually। ये प्रॉपर्टीज लोग कहते हैं कि नीचे गई, आप हम देखते हैं नीचे गई होती हैं, फिर 3-4 साल बाद वो ऊपर जाती हैं। तो जो भी नीचे चीज गई उसने ऊपर जाना, जो भी ऊपर गई उसने नीचे आना, वाइस वर्सा। बूम विल इवेंचुअली बस्ट करेगा। कंसिडर इकोनॉमिक साइकिल, जिसमें 4 चीजें हैं, प्रोस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन, इंप्रूवमेंट। ये साइक्लिकल तरीके से है कि अगर प्रोस्पेरिटी है तो डिक्लाइन आएगा, डिप्रेशन है इंप्रूवमेंट आएगी। मोस्ट बी केयरफुल टू एस्टिमेट व्हाट नॉर्मल लुक्स लाइक। तो लिहाजा आप जिस स्टेज पे हैं तो उस पर आप देखें कि आगे अगर वर्ष है तो इस तरह इंप्रूव होना है, कब होना है, ये ऐसी चीजें आपको एस्टिमेट करनी है। तो व्हाट नॉर्मल लुक लाइक, नॉर्मल रूटीन क्या प्रिवेल करने के आपको प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, इंक्रीज की तरफ चला जाएगा, स्टेटस को रहेगा, डिक्रीज की तरफ जाएगा। इकोनॉमिक रिदम थ्योरी ये है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इकोनॉमिक फिनोमेना बिहेव इन अ रिदम ऑर्डर। रिदम होता है ऐसे जो आपकी लहर चल रही होती है, तो उसी तरह वो कहता है साइकिल ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन टेंड टू रीअकर। एक दफा हुआ है और फिर कुछ अर्से बाद दोबारा होगा, उसी इंटेंसिटी से उतने ही लेंथ पे स्मॉल चेंज हो सकती है। Analyze available historic data in component part and type of the fluctuation which took place, जैसे seasonal, cyclical, irregular variation है। सीजनल एक्ट जैसे सर्दी गर्मी इसके अंदर आता है, और साइकिली है कि जैसे शूज की सेल है, जब स्कूल सीजन शुरू होता है उस वक्त वो आप जाती हैं। जिस तरह हमारे इवेंट हैं, ईद के इवेंट हैं, फ्ला इवेंट हैं, उस पर चेंज आती है। इरेगुलर वेरिएशन जो है ये वो वेरिएशन है जो इरेगुलर टेक प्लेस हुई है, जिसको किसी प्रेडिक्ट नहीं किया था, किसी साइकिल सीजन में नहीं आती। ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर लॉन्ग टर्म टेंडेंसी, तो उससे आपको ट्रेंड लाइन मिलता है, ठीक है। तो मतलब चीजें ऐसे जा रही, तो अब उससे ट्रेंड बनाते हैं कि ट्रेंड क्या बन, अपवर्ड बन रहा है, ड्रॉप बन रहा है, स्टीप बन रहा है, लेस स्टीप पर बन रहा है। प्रोजेक्ट इनटू फ्यूचर, उसको फ्यूचर में प्रोजेक्ट करें कि 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, अगले साल, राइट। अज्यूम द ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ। तो जो ट्रेंड बनाया आपने, जो लाइन ड्रॉ की है उसमें आप फ्लक्चुएशन में, उसको आप अज्यूम करें कि ये चलेगी, और उसकी बेस पर आप अपने डिसीजन मेकिंग करें। ग्रोथ है, डिक्लाइन है, जो भी है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, उसको देख। तो स्पेसिफिक थ्योरी एनालॉजी जो है इसमें बिजनेस साइकिल नॉट यूनिफॉर्म इन ब्रेथ एंड ड्यूरेशन। तो बिजनेस साइकिल जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर और इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें डिफरेंसेस होते हैं, राइट। दिस इज व्हाट दे सेइंग कि दिस थ्योरी दैट दिस कॉन्सेप्ट टॉक अबाउट selecting a specific situation, selecting a specific previous situation with many similar characteristics of present.
या कि वो पहले हुआ है उसको आप अब जो है सारे कुछ चेंजेस के साथ कुछ मैंने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट को सामने रख के जो करंट ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने रख के आप वर्क करते हैं। कंक्लूड व्हाट हैपेंड इन प्रीवियस सिचुएशन विल हैपन इन द रीसेंट वन। तो जो पहले हुआ है वो अभी भी होगा, लेकिन थोड़ा फर्क आएगा ग्राउंड रियलिटी की वजह से, जो लेटेस्ट सिचुएशन उसकी वजह से। दैट इज देयर। और क्या ये बंदा एडमिट नहीं कर रहा है साथ साथ ही। ओके ओके। examine time series to select period when prevailing condition were the same। तो यानी आप देखें जो आज हो रहा है ऐसा पहले कब हुआ, राइट? तो उससे आपको एक टाइम सीरीज मिल जाती है कि कितनी देर बाद ये साइकिल दोबारा रन होने के चांस हैं। गिव द आइडिया ऑफ लाइकली कोर्स ऑफ इवेंट जो होने, तो आपको आइडिया उससे मिल जाता है। तो दिस इज दे आर द फोर फोरकास्टिंग थ्योरी जो हेल्प करते हैं फोरकास्टिंग। तो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द जो फोरकास्टिंग की जो है time scale in forecasting. Time scale are important when classifying the forecasting problem. Relative time scale, the short, medium, long term, तीन होते हैं, will depend on the subject. For example, consumer demand might be for 6 months for short term and couple of years for long term, and medium term and long term के लिए 5। और लेकिन ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब अंडरटेक किए जाते हैं, forecasting demand on pension scheme जब वर्कआउट की तरफ से, स्मॉल में भी up to 5 years and long में भी up to 10-15 years, medium term and long would be 20 to 25 years। तो लिहाजा ये जो साइकिल्स हैं, ये टाइम साइकिल्स हैं, डिपेंड करते हैं कि किस नेचर का चीज की आप बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये some business decision examples are shown in the table below: short term, medium term, long term। शॉर्ट टर्म जो है ये डे टू डे से लेके अप टू 3 to 6 मंथ है, जिनमें ये ऑपरेटिंग टाइप डिसीजन होते हैं। डिसीजन की 3 टाइप्स होती हैं: ऑपरेटिंग, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटजिक। ये 3 टाइप डिसीजन की होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। आपको मैनेजमेंट के एंगल से बताऊं, ऑपरेटिंग जो डे टू डे से जिनका ताल्लुक होता है, और टैक्टिकल है जो स्लाइडली ओवरऑल होते हैं लेकिन नॉट टोटली ओवरऑल। तो स्ट्रेटजी का जो ओवरऑल होते हैं, मतलब इसमें एक्टिविटी आ सकती है, इसमें ऑपरेटिंग में एक्टिविटी आ सकती है, इसमें डिपार्टमेंट आ सकती है, एक डिपार्टमेंट, इसमें होल मिनिस्ट्री आ सकती है। पब्लिक सेक्टर में बात करें तो होल मिनिस्ट्री आ सकती है, राइट? तो दिस इज बेसिक। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें तो ये एक्टिविटी हो सकती है, ये एक डिपार्टमेंट हो सकती है, ये कंपनी एज ए होल हो सकती है। जो डिसीजन कंपनी एज ए होल से ताल्लुक रखते हैं, स्ट्रेटजिक होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग है ये शॉर्ट टर्म है, और जो टैक्टिकल है ये मीडियम टर्म है, और जो स्ट्रेटजिक है ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मीन मोर देन 2 years सॉर्ट ऑफ थिंग, और ये अप टू 6 months हैं, 3 to 6 months हैं, ये अप टू 2 years हैं, राइट? तो इसको मीडियम टर्म कहते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, हाउ एंड वेयर वर्क इज डन। स्टाफिंग डिसीजन जो है कि किसको रिक्रूट करना है या किसको आपने आउटसोर्स करना है। टारगेट, जैसे ये आप देखते होंगे कहीं अगर बाहर जाए तो बहुत सी दीवारों पे बहुत कुछ, हमारे यहाँ तो वो डिफरेंट फॉर्मूले लिखे होते हैं जब मेडिकल मेडिसिन लिखी होती हैं, लेकिन वहाँ न्यूयॉर्क में, लाना में जाए तो ये ग्राफ्टी की होती है, बुरी लगती है। तो इनको टारगेट किया है, रिमूव करना है, ये शॉर्ट टर्म में होता है। एड्रेसिंग दी फ्लाई टिपिंग इंस्टांसेस, तो रिस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल लाइन। अच्छा ये देखें, आपकी फ्लाई टिपिंग है, मैं एक आम आदमी हूँ, पाकिस्तान में रहने वाला हूँ, गाँव से मेरा ताल्लुक है, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ रहा हूँ सिफा, मुझे नहीं पता ये फ्लाई टिपिंग क्या होती है। तो मैंने गूगल में गया, तो मैंने कहा फ्लाई टिपिंग, वो आ गया फ्लाई टिपिंग। तो फ्लाई टिपिंग में मैंने जाके वर्कआउट कर लिया, व्हाट इज फ्लाई टिपिंग स्लैंग फॉर। उसने कहा पर्सन हु डिलिबरेटली डंप रबिश इन अनऑथराइज्ड प्लेस। हमारे लिखा है ये देखो गधा पेशाब कर, ये गधा
डंपिंग कर रहा है, तो ये फ्लाइट टिपिंग इंस्टांसेस को कैसे, राइट। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं गांव से आया हुआ बंदा हूँ और सिफा की बुक में ये आ गया, तो मैंने आपको कहा, इनकरेज किया कि यार कोई टर्म आ जाए, जाएं उसको इधर देखें, आपको पता चल जाए, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू कॉल, ये इमरजेंसी है, मतलब 1122 हमारे यहाँ है, तो दैट्स व्हाट है, रिस्पॉन्डिंग टाइम क्या होना चाहिए वगैरह। तो इस तरह ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन, ये मीडियम टर्म होते हैं। लीजिंग ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑन बोर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट चेंजेस ऑफ बजट प्लानिंग, ये मीडियम टर्म होते हैं। और इस तरह जो मर्जर और एक्विजिशन, मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ज्वाइंट वेंचर एंटर करना है, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वेलफेयर रिफॉर्म्स हैं, और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना है, प्रोविजन ऑफ एडिशनल स्कूल प्लेसेस हैं, प्रिजन प्लेसेस हैं, ये सारे लॉन्ग टर्म है। तो ये टाइम स्केल से बताया गया कि कितनी देर बाद साइकिल जो इफेक्ट करती है, जो हमें कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो ये जो है, ये 8 स्टेजेस हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि ये फोरकास्टिंग की स्टेजेस हैं, स्टेजेस एंड फोरकास्टिंग। ओके, तो इसमें क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग जो है, ये आए क्वालिटेटिव, डिटरमिन द पर्पस, एस्टैब्लिश अ टाइमलाइन, आइडेंटिफाई द आइटम टू बी फोरकास्ट, सेलेक्ट द रेलेवेंट फोरकास्टिंग मेथड, कौन सा है, हमने मेथड की डिस्कशन की है पहले, रिदम और ये वो, गैदर द डाटा अबाउट दैट, मेक द फोरकास्ट, वैलिडेट द फोरकास्ट, रीचेक करो उसको, राइट, उसकी रिलायबिलिटी को जरा क्वेश्चन करो, फिर उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर दो। ये डिसीजन ऑफ स्टेजेस ऑफ फोरकास्ट, ये सब क्लियर है। किसी पे अगर आपको किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं बता दें, वरना एज इट इज मेंशन्ड इज वेरी मच कि आप क्यों करना चाहते हैं फोरकास्ट, कितने पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हमने बात की है, उसके लिए करना चाहते हैं, किस आइटम की करना चाहते हैं, राइट। तो हमारी आइटम दे, हमने डिस्कशन किया यहाँ आइटम, वेरियस आइटम की डिस्कशन की, किसकी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग यूज वेयर हार्ड डाटा इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट। जो फाइनेंशियल डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है, उसको करना है, तो हम क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग करते हैं। और व्हाट वेयर नो राइट और रॉन्ग वे फॉर डिलीवरिंग दिस सर्विसेज, राइट। अपना सब्जेक्टिव है, कोई इसको राइट समझता है, कोई रॉन्ग समझता है, और लेकिन देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो वहाँ हम सॉफ्ट डाटा यूज करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा यूज करते हैं, फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन बाय आस्किंग पीपल एंड एवेल्युएटिंग देयर रिस्पांस। जो हो रहा है अब, ये जो क्वालिटेटिव में होता है, इसमें आप सर्वे करवाते हैं, लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर उनके रिस्पॉन्सिव वे टू एवेल्युएट करते हैं। सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द ओपिनियन एंड जजमेंट, क्योंकि जो लोगों की ओपिनियन जजमेंट पे जो है, या जिनको एक्सपर्ट्स को भी आप कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन जजमेंट पे बेस होता है सब्जेक्टिव। एप्रोप्रिएट व्हेन पास्ट डाटा इज नॉट अवेलेबल, कुछ तो आपने करना है ना, उसको फिर इसको बेस बना के हम वर्किंग कर लेते हैं कि क्या डिमांड लोगों की है, जिसको दे वांट, जो ऑब्जेक्टिव सर्व करने में हेल्प करेगा। तो यूज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिसीजन में इसको यूज करते हैं, शॉर्ट में नहीं करते। रेंज ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल, वर्कबुक में के रेंज ऑफ टेक्निक्स दी गई हैं क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के लिए, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग जो है, जिसमें डाटा अवेलेबल होता है, आपको नंबर्स में अवेलेबल होता है, वो पर्सन हैं, वो कैलोरीफिक वैल्यूज हैं, वो फाइनेंशियल टर्म में, पाउंड टर्म में है, used to estimate future based on historical information, usually applied to short to medium term forecast, becoming less useful for public service organizations because the changing population demography और रैपिड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आउटसाइड से भी होती है, कंट्री से भी हो सकती है, विद इन अर्बन टू रूरल टू अर्बन भी हो सकते हैं। रिड्यूसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट में रिडक्शन हमें साथ साथ डे बाय डे जो है रिडक्शन आ रही हैं, तो इसलिए उसको टू मेन मेथड जो इसमें, एक एक्सप्लेनेटरी मेथड है, एक टाइम सीरीज मेथड। एक्सप्लेनेटरी मेथड कोरिलेट करता है 2 और मोर वेरिएबल्स, जैसे कल ये हमारे ममदरी साहब से मुझे इसने कहा था डायरेक्टली कोरिलेटेड, मैंने कहा था ये चीज
जितनी ऊपर जाएगी दूसरी चीज उतनी नीचे आएगी, तो उन्होंने कहा ये कोरिलेटेड है, ठीक है। तो एक डायरेक्टली एक नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो ये, अगर ये होता है जितना ये इंक्रीज हो रहा है उतनी दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, तो हम कहते हैं डायरेक्टली कोरिलेटेड। डायरेक्टली का मतलब जितने परसेंटेज और जितनी तरफ चेंज है वो सेम है। तो नेगेटिवली कोरिलेटेड जो है वो के ऑपोजिट उसका है। तो टाइम सीरीज को यूज करते हैं, यूज ऑफ ट्रेंड टू फोरकास्ट। तो ये टाइम सीरीज की थोड़ी बात आगे भी हम करेंगे। तो ये मेन मेथड, क्वांटिटी में ये दो मेथड यूज किए जाते हैं। तो कोरिलेशन डेवलप की जाती है स्टैटिस्टिकल टेक्निक का। तो इससे आपको पता चल जाता है एक फैक्टर है तो उसके मुताबिक दूसरा फैक्टर जिसको आप बजट करना चाहते हैं वो किस हद तक चेंज होगा। डिफिकल्टी विद फोरकास्ट क्या है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर सेंट्रल इन फोरकास्टिंग। रिस्क का मतलब है दैट मे नॉट हैपन, सो उससे कम ज्यादा हो सकता है। अनसर्टेनिटी है यू डोंट नो कि व्हाट विल बी, हायर होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, टोटल अनसर्टेनिटी, राइट। इनहेरेंट इन फोरकास्टिंग ओइंग टू द अनसर्टेनिटी अबाउट अंडरलाइन डाटा। तो ये फोरकास्टिंग के अंदर ये जो है ना अनसर्टेनिटी जो है ना इनहेरेंट है, और इम्पॉर्टेंट टू इफेक्टिवली मैनेज द रिस्क टू रिड्यूस द पोटेंशियल इम्पैक्ट। तो ये हमें ये जो रिस्क है इसको इफेक्टिवली मैनेज करना है ताकि वो जो उसमें एरर होने का चांस है वो रिड्यूस हो सके। इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट द रिस्क कम्प्लीटली। आप मैनेज तो कर सकते हैं, कंट्रोल तो कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन टोटल रिस्क एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रोडिक्ट करेंगे एग्जैक्टली दैट विल नॉट हैपन। उससे थोड़ा ज्यादा कि उससे कम वुड बी द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ दैट। ओके, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा था। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ, पहले बता दूं, एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक प्रोजेक्ट एवेल्युएट करते हैं तो उसकी एनपीवी निकल आती है, राइट। तो लेकिन आपको पता है जब हम प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट की लाइफ भी आती है फैक्टर, उसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी आती है, उसमें प्रोजेक्ट की रेवेन्यू भी आता है, और डिस्काउंट रेट जो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो भी आता है। तो ये कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड देयर इज ओपेक्स भी होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये 5 फैक्टर हैं, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम देखते हैं कि ये जो आउटपुट है, अलग से 120 मिलियन का पॉजिटिव एनपीवी निकला है, तो ये इसकी आउटकम है, आउटपुट है। तो हम देखते हैं हर एक को चेंज करके लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को चेंज करें, रिड्यूस करें, तो किस हद तक रिस्क है कि ये जो हमारा आउटकम है ये रिड्यूस होके नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। कैपिटल कॉस्ट में किस हद तक इंक्रीज आए कि ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, जहाँ जीरो हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में किस हद तक चेंज आए, इंक्रीज आए, तो ये उसमें से इसका रेवेन्यू में किस हद तक डिक्रीज आए, ये तो इसका डिस्काउंट रेट में किस हद तक इंक्रीज आए। तो क्योंकि डिस्काउंट रेट इंक्रीज होगा तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस होगी, इंक्रीज डिस्काउंट रेट रिड्यूस होगा तो प्रेजेंट वैल्यू जंप करेगी। ये हमें सबको इन चीजों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता है। तो आप कह रहे हैं एम टू एस्टिमेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, ये जो इसमें ये वाला 120 ऑफ द मॉडल कंपेयर टू चेंज इन ईच इनपुट, ये जो मैं नीचे 5 की हैं। अब अपोर्शन द अनसर्टेनिटी आउटपुट टू अनसर्टेनिटी ऑफ द इनपुट। तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। यूज विद अनसर्टेनिटी एनालिसिस, क्वांटिफिकेशन और आंसर ऑफ यानी उसको वर्कआउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये यूज जिससे पता चलता है कि मोस्ट सेंसिटिव क्या है। यूजफुल फॉर द रेंज ऑफ पर्पस, टेस्टिंग द रोबस्टनेस ऑफ द रिजल्ट मॉडल। जो हमने एनपीवी का मॉडल यूज किया है उसकी रोबस्टनेस को टेस्ट करता है। अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट की रिलेशन, जो हमें 5 इनपुट दिए हैं और आउटपुट की रिलेशनशिप, विच वेरी द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिसके अंदर चेंज जो है सबसे ज्यादा चेंज है, यानी बहुत मिनिमम चेंज से आपका जो मतलब एक फैक्टर आप कहता है 15% इंक्रीज आ जाए कोई मसला नहीं, एक कहता है 10% इंक्रीज आ जाए कोई मसला नहीं, एक बार कहता है 12% इंक्रीज आ जाए, एक कहता है 3% रिडक्शन आ जाए रेवेन्यू में,
एक कहता है कि डिस्काउंट रेट में भी 20% की चेंज आ जाए। तो मोस्ट सेंसिटिव ये है जिसमें छोटी सी चेंज से आपका आउटपुट जो है जेपरडाइज हो सकता है, तो उस पर फोकस करना है, उसको देखना है, उस पर हमें फोकस करना है। इसको कहते हैं मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। ये जो 3% रेवेन्यू वाली बात मैंने कर रहा हूँ, तो ज्यादा मैंने 5 फैक्टर के एग्जाम्पल देके आपको ये सेंसिटिव एनालिसिस को रिवाइज कर रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ा था। तो सिंप्लीफाइंग द मॉडल by identifying the fixed element, removing the redundant ones। इससे क्या होता है, ये हमें इन पे फोकस नहीं करना, ये तो बहुत ज्यादा है, इन पे फोकस नहीं करना। जिनमें थोड़ी रिडक्शन है वो में भी हम कहें ये 10 ना होता है 8% होता, तो मैं कहता मैं इन दोनों को फोकस करूंगा, एक 3% वाले रेवेन्यू को और ये 8% वाले जो मेरी कैपिटल कॉस्ट है, दो को फोकस करूंगा। बाकी रिडंडेंट है वो तो बड़ा कुशन है, उनमें कोई मसला ही नहीं है, राइट, डबल डिजिट में है। इस सिंगल डिजिट वाले मेरे लिए प्रॉब्लम थे, तो मैं उन पे फोकस करूंगा। तो इस तरह मैं रिडंडेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके फर्क कर दूं। ओके, और फिक्स एलिमेंट है जिन्होंने चेंज ही नहीं होना, व्हाट एवर सर्कमस्टांसेस प्रिवेल, उन पर मुझे फोकस करने की जरूरत ही नहीं, मुझे वेरिएबल फोकस करना है। इसी में अगर फिक्स ऑपरेटिंग, मैं वेरिएबल कॉस्ट को देखूंगा, फिक्स कॉस्ट को नहीं देखूंगा। वो फिक्स कॉस्ट तो रहनी ही रहनी है, उस पर तो फर्क ही नहीं पड़ना, राइट। तो फिक्स कॉस्ट इज, इसको हम कहते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट, और जो वेरिएबल कॉस्ट है रेलेवेंट कॉस्ट। तो हमें फिक्स एलिमेंट को इग्नोर करना है, और रिडंडेंट जो चीजें हैं जो बहुत जिनमें मार्जिन अवेलेबल है उसमें फिक्र की बात नहीं है, उनको हम इग्नोर करें। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द सिनेरियो प्लानिंग वर्सेस फोरकास्टिंग। ओके, तो दोनों में फर्क क्या है बेसिकली, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है कि सिनेरियो प्लानिंग फोरकास्टिंग से बेहतर क्यों है, और तीसरा हमने ये कहा है कि वेयर वी कैन यूज दैट। ओके, तो फोरकास्टिंग फोकस ऑन नैरो रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी, फोरकास्टिंग, राइट, और सेंटर अराउंड मोर लाइकली आउटकम, कि क्या होगा मीडियम टर्म। फाइनेंशियल प्लानिंग पे ज्यादा इसका फोकस होता है फोरकास्टिंग का, मीडियम टर्म, राइट। तो जबकि सिनेरियो प्लानिंग जो है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग में यूज की जाती है, और यूजेस द सीरीज ऑफ स्टैटिक अजम्पशन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। इसमें एक आधी अजम्पशन पे नहीं है, नंबर ऑफ अजम्पशन के ऊपर फोकस किया जाता है। नैरो रेंज ऑफ अजम्पशन नहीं होती इसमें, इसमें ब्रॉडर किया जाता है। ओके, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, लाइक जनरेट अ डायनामिक सीरीज ऑफ प्लॉजिबल आउटकम। ये भी हो सकता है, बी भी निकल सकता है, सी भी निकल सकता है। उसमें तो हमने कहा 120 एक एनपीवी वर्कआउट कर दिया। इसमें आप बेशुमार दूसरे आउटकम फैक्टर को भी लाते हैं टू सर्व द चैलेंज। द प्री कॉन्सेप्शन जो होता है उसको चैलेंज करना, कि प्री कॉन्सेप्शन एक गिवन चीज का है, तो इससे आपको ब्लाइंड स्पॉट भी कवर कर सकते, अनकवर कर सकते। ब्लाइंड स्पॉट जैसे वर्ड आया है, जो गाड़ी में आप बैठते हैं तो आप कहा जाता है कि बिफोर यू मेक अ मूव लुक एट टू योर शोल्डर, राइट। तो आपका जिस ड्राइविंग की तरफ बैठे होते हैं ना, उसके आपको शोल्डर की तरफ, जहां अगर आपने दूसरी तरफ मूव लेनी है तो दूसरी तरफ शोल्डर देखते हैं, तो वो आपके मिरर में, दोनों मिरर में वो पॉइंट नहीं आ रहे होते। इसी तरह फोरकास्टिंग के अंदर भी सिनेरियो प्लानिंग से वो चीजें भी सामने आ जाती हैं जो नॉर्मली फोरकास्ट में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। तो सिनेरियो प्लानिंग अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन अराउंड कॉमनली एक्सेप्टेड सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड एक्शन, राइट। तो ये जो मोर इफेक्टिव वे ऑफ मैचिंग द ऑब्जेक्टिव विद द रिसोर्सेज जो है, उसकी तरफ जो है ये मोर कॉमनली एक्सेप्टेड सेंस ऑफ डायरेक्शन और एक्शन है, कि हम अलाइन करें अपने रिसोर्सेज को अपने ऑब्जेक्टिव से। तो यू कैन डू दैट बेटर सुटेड टू एनवायरनमेंट विद मैनी अनसर्टेनिटी। तो जहां सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी एक आधी हो तो फोरकास्टिंग चल जाएगी, लेकिन यार नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी हो तो बियॉन्ड 2 to 3 ईयर प्रेडिक्शन जहां आपने करनी है, वो नॉर्मली फोरकास्टिंग से डिफिकल्ट हो जाती है। तो लेकिन ये बियॉन्ड 2 फोरकास्टिंग जो है वो सिनेरियो प्लानिंग से आप बेहतर कर लेते हैं, तो ज्यादा अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती है। सिनेरियो प्लानिंग वर्सेस फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन सिंपल ट्रेंड एनालिसिस। नॉर्मली ट्रेंड एनालिसिस, कितने परसेंट इंक्रीज आ रही है उसी से हम असम्पशन बना लेते हैं, कितनी क्या डिक्रीज हो रही है, व्हाट हैपनिंग विल कंटिन्यू फॉर एवर। हम कह रहे हैं जो पास्ट में 10% इंक्रीज रही है वो आगे भी चलेगी, नॉर्मली हमारा फोरकास्टिंग फेल टू टेक इनटू अकाउंट रिस्पॉन्स ऑफ द डिसीजन मेकर, के
ये नहीं कंसिडर करती फोरकास्टिंग कि जब सिनेरियो एडवर्स होगा तो एडवर्स ट्रेंड के खिलाफ जो है डिसीजन मेकर कुछ एक्शन लेंगे, राइट, और उनके जो एक्शन है उस चीज को चेंज करेंगे, राइट। तो लिहाजा जो 10% हम अज्यूम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो तो एक आपने वर्कआउट किया ऐसा हुआ था, लेकिन जब भी डिसीजन मेकर होता है वो भी आइज रखता है, तो वो ये नहीं होगा कि दे विल कंटिन्यू टू हैपन। उनके इनएक्शन से जब वर्स्ट टाइम आएगा तो वो सिचुएशन को एड्रेस करेंगे, अमेंड करेंगे, राइट। तो जो अमेंडिंग है, अमेंडिंग उसको रेक्टिफाई करने का फोरकास्टिंग उसको फैक्टर को बिल्ट इन नहीं करती। जबकि सिनेरियो प्लानिंग जो है, मैंने सिनेरियो प्लानिंग के लिए लिखा, या फिर फाइन भी कर दिया, फोर्स करती है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को consider whether the action of decision maker or other organization will be benign, यानी फ्रेंडली होंगे, यूजफुल होंगे, benign का मतलब है यूजफुल होंगे, या चैलेंजिंग होंगे, हमारे लिए और मुश्किलात पैदा करें। benign होंगे या चैलेंजिंग होंगे, तो उसको हमें फोरकास्ट जो सिनेरियो प्लानिंग है उसको कंसिडर करें। जबकि यहाँ हमने कहा है कि ये नहीं कर रहे, तो पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू पब्लिक सेक्टर सर्विसेज के लिए सिनेरियो प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू न्यू सर्कमस्टांसेस, ये ज्यादा न्यू सर्कमस्टांसेस को एड्रेस करने में, क्योंकि फोरकास्टिंग में न्यू सर्कमस्टांसेस नहीं टेक प्लेस किए जाते। तो सिनेरियो प्लानिंग क्या है इसकी बात करेंगे अभी, ताकि ये क्लियर हो जाए कि फोरकास्टिंग है करंट डाटा को, और रिदम थ्योरी और एक्शन रिएक्शन थ्योरी, उन सबको देख के हम कह रहे हैं कि जो हम वर्कआउट करेंगे वो फिर उसी को हम यूज कर सकते हैं फोरकास्टिंग। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो वहां कर सकते हैं जहाँ नैरो रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी हो, या ब्रॉडर नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी हो, उसमें आप नहीं कर सकते, उसमें आपको डिफरेंट टेक्निक यूज करनी है, जो सिनेरियो प्लानिंग टेक्निक है। अच्छा, अब इसमें डिस्टिंक्शन क्या है सिनेरियो प्लानिंग में? ये उसी तरह की डिस्टिंक्शन है जिस तरह रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिस्टिंक्शन हमने पहले पढ़ रखी है। बताएंगे कि अच्छा फर्क क्या है, तो लिख दिया मैंने वैसे, इसलिए मैं सवाल वापस ले रहा हूँ। रिस्क में हमारे पास पास्ट ट्रेंड होता है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं वेरिएशन क्या आई, तो उसको रिस्क कहते हैं, क्योंकि वी हैव द पास्ट एक्सपीरियंस, कैसे ऐसे हुआ है। अनसर्टेन में कंप्लीट नॉलेज, कोई नॉलेज हमें नहीं होता अनसर्टेनिटी कि क्या होगा, राइट। तो दैट्स अनसर्टेनिटी कि वी डोंट हैव पास्ट एक्सपीरियंस, वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन फर्स्ट टाइम, तो इसलिए वी डोंट हैव द पास्ट एक्सपीरियंस, तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये इमरान का फिनोमेना फर्स्ट टाइम हम फेस कर रहे हैं। दिस कंट्री हैज नेवर फेस्ड दिस काइंड ऑफ लीडरशिप फिनोमेना पहले। अब ये एक अनसर्टेनिटी है कि इससे हम कैसे चीजें रिजल्ट होंगी, क्या होगा, किस तरह शेप अप हम करेंगे, इट्स नॉट अवेयर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हमें भुट्टो और बॉकी वाले फोर्सेस उन साइक्लिक उन पॉलिटिकल सिचुएशंस के पता था, लेकिन ये सोशल मीडिया और ये दूसरे फैक्टर, इनका नया एक्सपीरियंस था लोगों के पास, तो गवर्नमेंट्स के पास, सोसाइटी के पास, तो ये अनसर्टेनिटी, तो वो होता था कि जब ये एक्शन लिया था फला लीडर ने, रिजल्ट ये आए थे, वो एक फोरकास्टिंग है। लेकिन आगे जो चीजें हैं वो यूनिक हैं, तो यू हैव टू डू दिस सिनेरियो एनालिसिस, ओके। तो सेंसिटिविटी कंसीडर्स द वेरियस डिग्री ऑफ रिस्क ऑन नॉन, ये है सेंसिटिविटी। जबकि सिनेरियो जो है इंट्रोड्यूस द पॉसिबल अननोन्स के रिस्क जो हैं, तो लिहाजा ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में और इसमें यूज होते हैं। तो मैं यहाँ सेंसिटिविटी से पहले फोरकास्टिंग भी लिख देता हूँ, राइट। हम सेंसिटिविटी को जब हम एनालिसिस किया है तो हमने रिस्क और अनसर्टेनिटी की जब बात की है, तो जो पहले मैं एग्जांपल दी, सेंसिटिविटी क्या था, पहले एक ही आउटकम था 120 मिलियन का, जिसमें मैं 5 आउटपुट इनपुट फैक्टर निकाले, तो वो सेंसिटिविटी एनालिसिस था। तो फोरकास्टिंग और सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम जो है वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म करते हैं, जबकि सिनेरियो इंट्रोड्यूस पॉसिबल अननोन्स, राइट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ये को कंसीडर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन रेफर टू
सिनेरियो प्लानिंग वन रियली डूइंग फोरकास्टिंग एंड सेंसिटिविटी, ये समझती हैं ये ठीक नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ये समझती हैं जब फोरकास्टिंग सेंसिटिविटी कर रहे होते हैं, समझते हैं वो सिनेरियो प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? तो सिनेरियो प्लानिंग बज वर्ड है इस वक्त, तो समझते हैं वो कर रहे हैं। सिनेरियो प्लानिंग ऑफन ओवरलुक्ड इन डिसीजन में, ओवर, और इसी को करके काफी समझा जाता है। मे बी मोर सुटेबल स्पेशली इन द टाइम ऑफ प्रेशर ऑन फंडिंग। और आपको पता है वी आर मूविंग थ्रू द प्रेशर ऑफ, अगर मुझे कहे क्या प्रेशर, तो मैं कहता हूँ पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसका प्रेशर। नंबर 2 मैं कहता हूँ वर्ल्ड में ऐसे इवेंट्स आए जिसके वजह से प्रेशर बढ़े हुए हैं, जैसे पेंडेमिक आया, गवर्नमेंट ग्रांट बहुत दी गई, इकोनॉमी को एडजस्ट करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए गए, राइट? तो फिर उसके बाद पॉलिटिकल तीसरे इवेंट आ गए, एक तो नेचुरल इवेंट्स आए, दूसरा पॉलिटिकल, ये जो आपका अभी चल रहा है, गाजा चल रहा है, आपका यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये सारे चीजें, ये प्रेशर ऑन फंडिंग डेवलप हुआ। ओके, for effective decision making, organization should not just use the best case situation, best worst case scenario around the status quo. एक स्टेटस को है ना हमारा, अभी जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, स्टेटस को चल रहा है। ओके, एक है हम कह रहे हैं कि अगर बेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वर्स्ट हो गया और तो क्या होगा। तो नॉर्मली लोग इसी को सोचते हैं। करंट अगर इससे चेंज आती है, बेस्ट की तरफ जाते हैं या वर्स्ट की तरफ जाते हैं, क्या होगा, ये नॉर्मली एज ए माइट बी सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात है। बट शुड एक्सप्लोर a range of scenario for which has the following characteristics, ठीक है? मसलन रिप्रेजेंट प्लॉजिबल फ्यूचर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ये हमें फ्यूचर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है उसको सोचना है। रिप्रेजेंट पॉसिबल स्टेडी स्टेट, जो अल्टीमेटली जाके सेटल होगी, स्टेडी स्टेट आएगी, वो किस शेप की होगी। कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट उसके अंदर आपको देखने हैं। इट्स नॉट सिंपली द एग्रीगेशन ऑफ वर्स्ट एंड बेस्ट केस assumption, does not assume that the major stakeholder take the position as they would not accept। हाँ, ये आप नहीं सोचें कि वो आइडियल सिचुएशन बिहेव करेंगे, कभी ना ये सोचें कि जो स्टेक होल्डर हैं वो बेहतर पोजीशन की तरफ चले जाएंगे, ऐसा है, एंड आर एबल टू चेंज। तो इट्स नॉट आर्किटिपल सिनेरियो जो कि एक उस पे let's have it, okay, just have it। मैंने देखा था ये, let's say, ये मैंने आपको कई दफा जुबानी कहा था, लेकिन मैं इसको जस्ट आशी टाइप पर, ओके, पेपर पर ही आ गया। Okay, very typical of certain kind of person or things. Very typical of certain kind of person or things. Very typical to Pakistanis, very typical to our politicians, right? So ये एक okay. तो इट्स नॉट ए टिपिकल जो लोगों का सिनेरियो थिंकिंग है, वो नहीं है। इन द सेंस ऑफ सिनेरियो शुड बी डिस्क्राइब जेनरिकली डिस्टिंक्ट फीचर रादर देन वेरिएशन ऑन अ सिंगल थीम, कि इसी में थोड़ी चेंज आ जाएगी, उसका नहीं, उसमें डिस्टिंक्ट जो फीचर डेवलप होने वाले हैं उनको देख, यानी पूरी अनसर्टेनिटी हर लिहाज से जो आप समझते हैं कि इस तरह पॉसिबल फ्यूचर प्रिवेल कर सकता है, तो उसको सोचें पार्टनर is not selected based on the probability, since the scenario are not intended to be predicted by indicators of a range of possibility। तो ये probability का इस्तेमाल ना करें। probability वहाँ होती है जहाँ आपको पहले आपका एक्सपीरियंस होता है, वहाँ probability ला सकते हैं, इतने % चांस का, इतने %। involve a range of driver and explorer, right, and develop interaction of external event, के external जो event है, IMF है, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, उसके एक्शन जो हैं, और इंटरनेशनल ग्लोबल क्राइसिस का इफेक्ट क्या होता है। ड्रॉ अटेंशन टू मेजर टेक्निकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपॉन विच द सक्सेस ऑफ ईच ऑप्शन
तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जितने भी फ्यूचर के आप फैक्टर जो हैं, वेरिएशन जो हैं, जो फ्यूचर को इफेक्ट कर सकते हैं, उसको सोचने के बाद फिर देखें कि आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए ताकि आपकी डिपार्टमेंट, आपका कंपनी, आपका सेटअप जो है वो उसमें बेटर परफॉर्म कर सके, ग्रो कर सके। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द सिनेरियो प्लानिंग कि फ्यूचर का नक्शा क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। लोग चले जाएंगे, माइग्रेशन ले लेंगे पाकिस्तान में, द शॉर्टेज ऑफ ब्रेन हो जाएगा, कैपिटल फ्लाइट कट जाएगा, ऐसी सिचुएशन ज्यादा प्रिवेल की, द पॉलिटिकल द ग्लोबल आइसोलेशन में पाकिस्तान चला जाएगा, प्रेशर्स आ जाएंगे, ये कर दिया तो ये भी हो जाएगा। ऑल नीड टू थिंक, लोगों की इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, लोगों की कैपेसिटी टू बाय कम हो जाएगी, इन सारी किसके साथ तक हो सकती है, उसको आप एक लेके 10% हो जाए तो ये हो जाएगी, 25 हो जाए ये कहें कि 10% होने के चांस 90% लिहाजा मैं एक सिनेरियो पे बिल्ड कर लूं, तो आपको मल्टीपल सिनेरियो भी डिजाइन करने पड़ सकते हैं और उनकी फिर एवरेज डिटरमिन कर सकते हैं आप। In using these resources, it will be necessary to tailor the scenario to reflect the distinctive feature of the organization using them. And understanding the scenario planning, it is useful to remember that ये कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं सिनेरियो प्लानिंग में। पास्ट इज नॉट ए गुड प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर, ये आपको कहा गया, अभी हम फोरकास्टिंग कहते हैं। To respond uncertainty, finance manager can use scenario planning to help the organization better understand the threats जो उसको आने वाली है फ्यूचर में, एंड द अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम। सिर्फ फ्यूचर में थ्रेट्स को नहीं सोचना, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को भी आपने सोचना है। दिस इज द सिनेरियो प्लानिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग इज लार्जली फोकस्ड ऑन आंसरिंग 3 क्वेश्चन। व्हाट कुड हैपन, हर एंगल से व्हाट कुड हैपन, हर एंगल से मुख्तलिफ, एंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन आवर स्ट्रेटजी एंड प्लान, दूसरा। तीसरा, what should we respond, how we should respond. It is essential to be clear about the issue you want to address. क्या issue address करना चाहते हैं वो आपको सामने रखते हुए before embarking on a scenario planning exercise, पहले issue क्या है जिसको आपने address करना है। shortage of electricity है, shortage of talent है, क्या आपका है, महंगाई है, ओके। डिफाइन द एप्रोप्रिएट स्कोप एंड टाइम हॉरिजन कि उसमें क्या कवर करना है और क्या पीरियड 5 साल है, 4 साल है, 10 साल, फॉर द सिनेरियो टू बी कंक्लूड। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये 3 एंगल से आपने देखना है। तो आपने सिनेरियो प्लानिंग करके नहीं दिखानी उसको, सिनेरियो प्लानिंग रूल्स का बताना है अपने एग्जामिनर को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना है कि कैसे किया जा सकते हैं चीजें। So that's what is you are learning. Okay? अच्छा, ये अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो इसमें इफेक्टिव सिनेरियो प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि आपने इनमें कॉन्टिजेंसीज को यूज करना है। कॉन्टिजेंसी क्या है? प्लान, वो ए प्लान, बी प्लान, सी, जेड तक प्लान जो जाते हैं, बेवकूफ लोगों के जेड तक प्लान जाते हैं, नॉर्मली ए बी सी प्लान होते हैं, राइट? ए या बी होता है या मैक्सिमम थर्ड हो जाता है। Dealing with uncertainty lead to need for contingency planning. Scenario planning can be used to test the impact of potential problem that will affect the financial strategy and stability of the organization. आपका सिनेरियो प्लानिंग में करने का मकसद ये है, आपका मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने का नहीं है, आपका यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ये आपका मकसद ये है। रनिंग डिफरेंट सिनेरियो यूजिंग दी, मैंने कहा एक सिनेरियो पे फोकस नहीं करना, एक में आपने 10% लिया, दूसरे में 20 लेके देखें, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियो यूजिंग दी फाइनेंशियल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एंड कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको यूज किया जा सकता है, ओके। और कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट होती है, एक तो सिंपल एक्सेल की स्प्रेडशीट भी है ना, कैन गिव अ रीजनेबल इंडिकेशन ऑफ द इम्पैक्ट, तो आपको मिल जाएगा। एंड असिस्ट यू इन फाइनेंशियल प्लानिंग इफ सच सिनेरियो कुड अराइज। तो आप देखते हैं हमारे यहाँ यूज किया जाता है फ्लेक्सिबल बजटिंग,
कॉर्पोरेट सेक्टर में एक फ्लेक्सिबल बजटिंग है। फ्लेक्सिबल बजटिंग ये है कि अगर आपकी डिमांड 10% इंक्रीज होती है, अगर 20 होती है, अगर 30 होती है, अगर 40 होती है, 50 होती है, तो हमने सारी फिगर वर्कआउट की होती है बजट के अंदर कि क्या क्या कौन सी फिगर कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी। अब जब एक्चुअली प्रिवेल होता है तो आप देखते हैं ये हम 30% वाले पे फोकस कर देते हैं क्योंकि उसी का होने का चांस है। तो आप फिर उसको अपना बजट तस्वर करते हैं, एक्चुअल को उससे कंपेयर करते हैं और वेरिएंस उससे निकालते हैं। तो इसी तरह ये कह रहा है कि आपने वेरियस सिनेरियो वर्कआउट किए हुए हैं, जो सिनेरियो एक्चुअली प्रवेल कर रहा है, राइज हो रहा है, उसका जो आपने वर्किंग कर रखी है उसको सामने रख के फाइनेंशियल प्लानिंग आप रिएक्टिव टू सिनेरियो प्लानिंग एडवांस में करके रखी होनी चाहिए। जरूरत जब पड़े उस वक्त नहीं करनी, आपने एडवांस में की। रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट जो है एंड रिस्पॉन्डिंग टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये भी सिनेरियो प्लानिंग का है कि क्राइसिस मैनेजमेंट इज द एक्शन टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू द अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच सिचुएशन है, उसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। वो पोटेंशियली नेगेटिव इम्पैक्ट में जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसकी बात कर रहे हैं। that threaten the resources and people of the organization or the success and continued operation of the organization, ये है आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट। यानी उन एडवर्स में आपने जो एक्शन लेते हैं to address the situation, उसको क्राइसिस। okay? तो scenario planning में that can help, scenario planning help you in crisis management help। तो सिनेरियो प्लानिंग जो है क्राइसिस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं हम। तो यूके लेजिस्लेशन रिक्वायर द काउंसिल टू असेस द रिस्क एंड पब्लिश द प्लान टू रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी। तो ये यूके लॉ रिक्वायर करता है। काउंसिल मीन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, लोकल अथॉरिटी की बात हो। प्लान टू बी टेस्टेड कि वो इफेक्टिव है एंड प्रैक्टिस्ड है। जब आप टेस्ट कर लें उसको तो फिर आप उसको पैरेलल रन करके या किस तरीके से आपने टेस्ट कर लिए प्लान, तो फिर उसको प्रैक्टिस करें। शुड इंक्लूड द मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्राइसिस अराइजिंग इन द फर्स्ट प्लेस। पहले तो फोकस ये होता है कि रिड्यूस द रिस्क। कवर द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज फ्लड, इंटरनल फैक्टर लाइक सर्विस फेलियर वगैरह जो है वो इंटरनल फैक्टर है। स्ट्राइक हो गई, इंटरनल फैक्टर, ओके। एक्सटर्नल फैक्टर विद इन द स्टाफ कर दी, और स्टाफ एसेंशियल स्टाफ जो है रिजाइन कर गए, तो वो आपका इंटरनल फैक्टर है। यूज द सिनेरियो प्लानिंग टू प्रोटेक्ट द आउटकम ऑफ पोटेंशियल क्राइसिस। तो ये हमने पहले पेज में मैंने कहा था कि क्राइसिस मैनेजमेंट में सिनेरियो प्लानिंग हेल्प करती है आपको। अगर सिनेरियो प्लानिंग कर रहे, प्लानिंग मीन समथिंग डन इन एडवांस, ओके। तो ये इस चैप्टर की समरी है, वो जो आपने चैप्टर कवर किया है उसकी समरी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस पे मैनेज करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट है कि वॉलेटाइल फंडिंग होती है गवर्नमेंट में, वॉलेटाइल फंडिंग जिसमें फ्लैक्चुएशन बहुत होती है, अनसर्टनिटी काफी होती है, राइट। जैसे वॉलेटाइल फंडिंग टाइम पे नहीं मिलती, टाइम आगे पीछे हो जाता है। फिर डिमांड प्रेशर जो है, तो पीपल की एक्सपेक्टेशन, पीपल की रिक्वायरमेंट, तो हमने ये डिमांड की बात है, डिमांड साइड की भी बात की है। तो ये डिमांड की बात है कि हाउ टू व्हाट एक्सटेंट जो है हम उस पर जा सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी इजी टू हैंडल दिस सब्जेक्ट, वेरी इजी। only you have to have the buzzword, buzz areas, buzz macro approaches, इन सारे में आपके ज़हन में उस वक्त होनी चाहिए। सिचुएशन पे आप उसकी डिस्कशन कर रहे हो, that is because theory subject is not going, you are going to apply in calculation or something। तो ये ऐसे चीजें हैं जो बहुत हमारी लाइफ में है। हम फाइनेंस मैनेजर्स हैं, हमारी लाइफ में ये चीजें हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर से हमारे पास नहीं है। लेकिन जब भी हम देखते हैं तो दे मेक सेंस टू अस, दे आर वेरी कॉमन प्रैक्टिसेस जो होती हैं। तो इसलिए यू शुड बी नॉट गेटिंग अफ्रेड ऑफ दिस, और बट टेकिंग इट वेरी बोल्डली इन इसको। तो अब आई वांट टू स्टार्ट अनदर, फिर मैं किसी टाइम पे थोड़ी सी ब्रेक मारूंगा
लेकिन मुझे थोड़ा सा उस पर रवा हो जाने दें, फिर ब्रेक बीच में लेंगे। ये 15 मिनट के बाद ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा। ओके। ये शेयर हो जाए तो मुझे बता देना है कि ये शेयर हो गया है आपके साथ, प्रॉपरली प्रेजेंट हो गया है, तो मुझे बता दीजिएगा। कैन यू सी दिस? नहीं सर, अभी तक लेडीज, नहीं अभी तक नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है सर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस वाले सेशन में हम ये देखेंगे वोलेटाइल फंडिंग, उसको मैनेज करना, और डिमांड प्रेशर को मैनेज, क्या डिमांड प्रेशर हैं और कैसे मैनेज होने हैं, क्या वोलेटाइल फंडिंग है जिसको मैनेज करना है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। तो इसमें जो हमारा फैक्टर्स है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर सर, स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है शेयर ना, नहीं हो रही हैं। नहीं हुई। जी सर, नहीं हो रही हैं सर। ओके, जस्ट अ मिनट। वो मैंने ओपन कर दी थी, शेयर नहीं की थी मेरे हाथ। अब होगी। जी सर। ठीक है, अब लेट मी मेक इट फ्रेंडली फॉर माई सेल्फ। इज ओके? ये जी बता दें सर। मुझे। ओके, तो मैंने आपको कहा है कि एक तो ये है मैनेज करना है किसको, वॉलेटाइल फंडिंग को, और दूसरा मैनेज करना है डिमांड प्रेशर। वी विल बी लुकिंग एट कि व्हाट इज मेंट बाय वॉलेटाइल फंडिंग जिसको मैनेज करना है, व्हाट्स मेंट बाय डिमांड प्रेशर और कैसे मैनेज करना है। ओके, तो इसमें मैंने कहा कि हमें वॉलेटाइल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है जो फंडिंग स्ट्रीम को अफेक्ट करता है, और कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रेटजी डेवलपमेंट को, और जिससे हम डिमांड प्रेशर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और इसी तरह इम्प्लीकेशन क्या हैं फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे रिलाई ऑन द वोलेटाइल सोर्स ऑफ फंडिंग, जो उनकी स्ट्रेटजी और सॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं या रिक्वायर्ड मैनेजमेंट ऑन दोज। अंडरस्टैंड द ऑप्शन एंड रिस्क जो है एसोसिएटेड विद द कमर्शलाइजेशन। अगर कमर्शलाइजेशन है, हम उसके चार्जेस करेंगे विद सर्विसेज के, तो उसमें कौन सी ऑप्शन और रिस्क लाइक करते हैं, और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग द रिजर्व। रिजर्व मैंने कल हमने बात की थी कि कम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक साल में जो फंड्स बच जाते हैं, और उनको हम रिजर्व कहते हैं। तो एक लेवल के फंड्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहने चाहिए ताकि फ्यूचर की वोलेटिलिटी को वो कैटर फॉर कर सकें। तो लेकिन रिजर्व को कुछ हद तक आप अगले पीरियड में यूज कर सकते हैं, लेकिन एडुक्वेट रिजर्व हर वक्त आपके पास रहने चाहिए, वरना हम कहेंगे फाइनेंसिंग बाय डिप्लीटिंग द रिजर्व, जो अनलॉफुल है। राइट, एक लेवल के रिजर्व लेवल कोई लॉ में डिफाइन नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंस टीम है उसने डिसाइड करना है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस हद तक रिजर्व जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, एडुक्वेट हैं। अब इसमें सोर्सेज ऑफ फंडिंग जो है ये वेरी करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे एग्जांपल देंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सोचो, मैंने वर्कबुक 2 में आपको पढ़ाया। बोलो, गलती करोगे ना क्या हो जाएगा। अब मैं आपकी अपना ऑडिटर की जॉब तो नहीं ना छीन लूंगा यार, क्या हो। सर ग्रांट, इसमें हमने ग्रांट थे, इक्विटी थी, डेट सोर्सेज थे जिसमें बॉन्ड वगैरह इशू करती थी। और नहीं यार, ब्रॉडली सोचो कि ग्रांट, दूसरा आपको शेयर इन टैक्सेस, बजट के एंगल, शेयर इन टैक्सेस। थर्ड इज आप लोकल टैक्सेस करते हैं, रेज करते हैं।
फोर्थ इज आप सर्विस चार्ज करते हैं, राइट। तो ये इस तरह के आपके वेरिड किस्म के, और वेरिड इसलिए भी है कि ग्रांट्स भी हैं तो कई जगह से आ रही होती हैं, ठीक है। टैक्स का शेयर है तो कई टाइप के टैक्स का शेयर मिल रहा होता है। तो ये जो सोर्सेज हैं जो वोलेटाइल हैं, जिनमें फ्लक्चुएशन होती रहती है और हार्ड टू प्रेडिक्ट हैं कितने होंगे और कब मिलेंगे। फंडिंग टर्म्स आर नॉट नोन, कितने पीरियड के लिए मिलेंगे, राइट। तो इस कई दफा वो टाइम की अनसर्टेनिटी होती है, वेरी लेट मिलते हैं बजट साइकिल के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो उन पे फिर रिलाई करना, उसको बेस बना के अपना बजट बनाना वो मुश्किल हो जाता है। बोथ कोर फंडिंग grants received by public sector organizations from central government and other funding sources are sensitive to political change होती हैं, right? Political change आगे मैं बात करूंगा, doesn't mean change in the government, may be change in the policy, या change in the circumstance, and are heavily affected by the economic climate. अगर मुश्किल हालात हैं तो डिफरेंट होगा। और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ही है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को भी ये जो है इकोनॉमिक क्लाइमेट की चेंज से काफी इफेक्ट आता है, तो उन्हें भी बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। लेकिन वो कर सकते हैं, उनके पास टीम्स ज्यादा होती हैं, एक्सपर्ट होते हैं, आउटसाइड कंसल्टेंसी ले लेते हैं, तो मोर क्विकली बिहेव कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा उनके पास ऑप्शन होती है, जो कुछ प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दें, जबकि आपकी तो सारी प्रोडक्ट लीगली रिक्वायर्ड होती हैं सर्विसेज, आप तो उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो प्राइवेट सेक्टर के प्रॉब्लम डिफरेंट हैं। अगर उसमें वोलेटिलिटी आ जाए तो दे हैव मैकेनिज्म टू डेवलप, राइट। वो उन मार्केट पे फोकस कर लेंगे जो प्रॉफिट गिविंग है, राइट। वो प्राइसेस को चेंज कर लेंगे इजीली। आपको तो रेफरेंडम में जाना है, टैक्स लगाना है, अगर आपने इंक्रीज करना है एक लेवल से तो रेफरेंडम चाहिए, बताया था। अगर 2% ज्यादा राइज लानी है आपने कौंसल टैक्स में, तो आपको रेफरेंडम पे जाना पड़ेगा, राइट। तो ये चीजें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है पब्लिक सेक्टर। और फैक्टर इफेक्ट इन द फंडिंग लेवल क्या है? सोर्स ऑफ फंडिंग वेरिड पहले का, वोलेटाइल पहले का, हार्ड टू प्रेडिक्ट पहले का। उसकी ब्रीफ समरी है, ये समरी लिख भी सकते हैं ऐसी स्लाइड के ऊपर आप, क्योंकि वो डिटेल पढ़ने की जरूरत, समझने के लिए थी, लेकिन जरूरत है। कोर फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक क्लाइमेट से इफेक्ट होती है। प्राइवेट सेक्टर को मसला आता है, लेकिन वो दे कैन रिएक्ट क्विकली एंड फ्लेक्सिबली। और कस्टमर बेस डिफरेंट होती है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की। सर्विस यूज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे बेनिफिट्स हैं लो इनकम लोगों को, हाउसिंग बेनिफिट हैं और दूसरे किस्म के बेनिफिट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, और लीगल रिक्वायरमेंट होती है जैसे स्कूल वगैरह। एक एज के बाद स्कूल गोइंग एज में बच्चे को स्कूल जाना लीगल रिक्वायरमेंट है, ओके। तो ये वो आप कट डाउन नहीं कर सकते आप। लिमिटेड एबिलिटी टू ग्रो मार्केट एंड इंक्रीज द इनकम सोर्सेज, ये नहीं है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर पास ये, unless they start charging, और चार्जिंग जो है that's also painful, people don't like that, जनरल पब्लिक। चैरिटी जो है वो वल्नरेबल एंड टू वोलेटाइल फंडिंग, जब उनको नहीं मिलेंगी ग्रांट वगैरह, या अच्छा ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क भी आपने देखना है, ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो इसमें फर्क आएगा आगे जाकर, दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे, है। तो ये फैक्टर जो फैक्ट करते हैं फंडिंग को, ये 7 फैक्टर यहाँ लिस्ट किए गए हैं। हर एक की बात कर लेंगे। इकोनॉमिक सर्कमस्टांस इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स इफेक्ट करती है, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रांट शांट देती हैं वो फैक्ट करती हैं, कंडीशन लगाते हैं जो ग्रांट के लिए वो फैक्ट करती हैं। फिर ग्रांट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीजें हम ग्रांट के तौर पे करें या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर करें, तो किसको कॉन्ट्रैक्ट के अंडर करना चाहिए, किसको ग्रांट के पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए। टारगेट जो है उनकी मीटिंग और फंडिंग डिपेंडिंग ऑन टारगेट मीटिंग, और डेमोग्राफिक जो है हाउ दे अफेक्ट फंडिंग। ये फंडिंग की बात हो रही है, जो बजटिंग की बात नहीं हो रही, फंडिंग की बात हो रही है। एक स्पेंडिंग होती है, एक फंडिंग होती है। अच्छा, इन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इंक्रीज सेंसिटिविटी टू इकोनॉमिक चेंजेस होती है, जो फंडिंग जो है ये इकोनॉमिक चेंजेस जो है ये इसको अफेक्ट करते हैं, इसको बड़ी इंक्रीज सेंसिटिविटी। और प्रायोरिटी टू रीबैलेंस, और हर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अपने बजट को रीबैलेंस करना, अपने फाइनेंसेस को रीबैलेंस, रेलिवेंस उसको अफोर्डेबल करना, उसको सस्टेनेबल करना अपने को, राइट।
तो अफोर्डेबल करने में मुराद है जैसे आप टैक्स से रेवेन्यू को कलेक्ट करें तो शुड बी टू मच सस्टेनेबल, कि उसके खिलाफ रिवोल्ट ना आ जाए। जैसे आपको पता है कम्युनिटी चार्ज लगा था तो अनरेस्ट क्रिएट हो गई, राइट्स आ गए, कम्युनिटी चार्ज को वापस करके वापस कौंसल टैक्स लाना। ओके, फोकस ऑन डेफिसिट रिडक्शन जो है गवर्नमेंट का, जो है ना, डेफिसिट रिडक्शन पे फोकस है, तो बजट में डेफिसिट नहीं आना चाहिए। ऑस्टेरिटी मेजर पे फोकस है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट जो है, इस तरह ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट पहले होती थी उसमें रिडक्शन बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक कंडीशन टफ होने की वजह से। ओके, पॉलिटिक्स सेकंड एस्पेक्ट है। पॉलिटिक्स डज नॉट चेंज इन गवर्नमेंट, चेंज इन पॉलिसीज को पॉलिटिक्स करते हैं। तो जैसे उन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि इन्होंने बेनिफिट में कट्स लगाए थे, अपने जो जनरल पब्लिक थी उसको कुछ बेनिफिट रिड्यूस कर दिए थे। हाउसिंग का बेनिफिट है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट है, लो इनकम का बेनिफिट है, चाइल्ड बेनिफिट था, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट था, वर्किंग क्रेडिट का बेनिफिट था लो इनकम लोगों के लिए। तो उन्होंने, लेकिन फिर जब यूके में उनको रिवर्स किया गया, तब जब टैक्स रिसीट जो है वो हायर देन एक्सपेक्टेड हुई, तो उन्होंने बेनिफिट को उसको रिस्टोर कर दिया, उसमें जो कट लगाए थे उनको रिवर्स कर दिया। जो पॉलिटिकल की वजह हुई कि पॉलिसी चेंज आ गई। रिडक्शन इन फंडिंग मीन डूइंग लेस आर द सेम विद द मोर। ठीक है, तो ये जब हम कहते हैं रिडक्शन इन फंडिंग जो है, उसमें होता है कि भाई आप या तो अपनी सर्विस कट कर लें या ऑस्टेरिटी मेजर अडॉप्ट करें, तो सेम फंड्स के साथ ज्यादा परफॉर्मेंस है। तो ये इफेक्ट ऑफ द रिडक्शन फंडिंग होता है, ऑस्टेरिटी मेजर या कटिंग दी सर्विसेज। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन इन रीबैलेंसिंग फाइनेंस की बात की हमने। रीबैलेंसिंग फाइनेंस क्या है? डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल को क्या सर्विसेज देना चाहती है, कितना सर्व करना चाहती है। डी लेयरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर में जो हायरार्की है उसको डी लेयर करें, उसको कम से कम, यानी उसको फ्लैट करें, उसको जो है वर्टिकल से रिड्यूस करें, हॉरिजॉन्टल बनाएं। मोर डिसीजन शुड टेक प्लेस लोकली विच मीन, राइट? तो मैक्सिमाइज द इकोनॉमीज थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन द पब्लिक बॉडी। जो मुख्तलिफ पब्लिक बॉडीज हैं उनके अंदर कोलैबोरेशन हो, कई सर्विस को शेयर करें जिसमें इकोनॉमी आए और ऑस्टेरिटी हो। दैट्स व्हाट फाइनेंशियल मैनेजर नीड टू बी अवेयर एंड रेडी टू अडॉप्ट द पॉलिटिकल चेंजेस। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस को रेजिस्ट तो कर नहीं सकते, लिहाजा उनको क्विकली रेडीली दे शुड अडेप्ट टू दो चेंजेस और अपने पूरे प्लान को अकॉर्डिंगली एड्रेस करें। तो डिसीजन मेकिंग में फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक फैक्टर है। तो जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट जो है उनकी बात हो रही है। ओके, पीएसओ यानी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर सक्सेस ऑफ फंडिंग एप्लीकेशन। तो ये फंडिंग, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये कुछ कॉज को प्रमोट करने के लिए ये एप्लीकेशन मांगते हैं लोगों से कि वो ग्रांट देने के हैं ताकि वो प्लान ऑब्जेक्टिव को, कॉज को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो उस पे पीएसओ हैज लिटिल नो कंट्रोल ओवर सक्सेस ऑफ द फंडिंग एप्लीकेशन। को एप्लीकेशन के फंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी क्राइटेरिया भी देखते हैं, एलिजिबिलिटी भी देखते हैं, आपकी कमिटमेंट भी देखते हैं, आपके प्लान भी देखते हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन में सब कुछ देना होता है। तो मैक्सिमाइज द चेंजेस चांस ऑफ सक्सेस के फंडिंग मिल जाए, द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द फंडिंग डिसीजंस आर मेड। जिन्होंने फंड देने हैं वो क्या डिसीजन देखते हैं और उनका प्रोसेस और डिसीजन करने का क्या है। आइडेंटिफाई ग्रांट और फंडिंग क्वालिफाइंग फैक्टर कि किन बेस पे वो कामयाब हो जाएं तो वो ग्रांट देने के लिए विलिंग होते हैं। मीट दैट क्राइटेरिया टू गेन द फंडिंग, बी एजाइल, रेडी टू चेंज, रेडी फॉर अडॉप्टिंग चेंजिंग, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द क्राइटेरिया अगर आता है, बी अवेयर ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट जो है, तो वो कितनी देर में ग्रांट यूज होनी है या कितनी देर में एप्लीकेशन सबमिट होनी है। तो बी अवेयर ऑफ दैट द ग्रांट कैन बी विथड्रॉन एट शॉर्ट नोटिस। अगर कोई आप रीच करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं फाइनेंस मैनेजर को सामने रखनी है जब वो अपनी
सक्सेस चाहता है अपनी एप्लीकेशन टू गेन ग्रांट या फंड। ओके, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की ग्रांट कंडीशन की बात यहाँ हम करेंगे कि ग्रांट्स आर अवेलेबल, और लेकिन मैनी ग्रांट्स टू ईच अदर, कोई ग्रांट जो है ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के वेरियस टीयर्स होते हैं, और टीयर्स में ग्रांट जो है मूव होती है फ्रॉम वन टू अदर, राइट। तो एंड द अरेंजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस टू डिलीवर सर्विसेज, को सर्विस देने के लिए ग्रांट जो है गवर्नमेंट को मिली, गवर्नमेंट ने आगे एलोकेट की दूसरे जो सर्व करना है। ये तो कुछ ग्रांट इस तरह की होती हैं। अदर ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इंटरनेशनल बॉडी सच एज द यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेंडेमिक में बहुत ग्रांट आई थी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। डोनेशन एंड लेगेसीज आर आल्सो रिसीव्ड बाय चैरिटेबल बॉडीज, ये ना सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिलती हैं बल्कि चैरिटेबल बॉडी को मिलती हैं। स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ग्रांट्स आर ह्यूजली वेरिएबल, कंडीशन उसके साथ अटैच होती हैं, और वो बड़ी डाइवर्स किस्म की कंडीशन होती हैं। तो प्री ब्रेक्जिट में यानी यूरोप से निकलने से पहले जो है 2014 में जो यूरोपियन यूनियन की ने 3,385 ग्रांट यूके बॉडीज को दी, इनकी अमाउंट मोर देन 3.4 बिलियन थी। जो 2017 में ये फिगर 5.5 बिलियन पे पहुंच गई थी, ये बिफोर लिविंग द यूरोप। टिपिकल कंडीशन जो यूरोपियन यूनियन से लगती रही हैं, तो वो था कि आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना है ऑफ द स्पेंडिंग, और उसको रिपोर्ट करना है, और एविडेंस जो है फंडिंग का, वो आपने स्पेंड जो एक्टिविटी किया है उसको मेंटेन करना है। दिस एविडेंस यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द यूरोपियन यूनियन एंड ऑफ द ग्रांट पीरियड में प्रोवाइड करना है वो एविडेंस, एंड जो माइलस्टोन आपने अचीव किए हैं प्रोवाइड करने हैं। द यूरोपियन ग्रांट कैन अदरवाइज यूरोपियन यूनियन कैन रिक्लेम द ग्रांट बैक, वो वापस ले सकते। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो बॉडीज हैं जिनको ग्रांट मिल रही है उसे उससे अवेयर होना चाहिए, अदरवाइज दे विल बिकम इनएलिजिबल, और ग्रांट जो है वो वापस जा सकती है। ओके, तो अभी इस स्लाइड के बाद मैं 5-7 मिनट की ब्रेक लेता हूँ, और ये जो मुख्तलिफ ग्रांट फंडिंग के लिए जो की इशूज या मैटर्स हैं या कंडीशन है वो क्या है। एक तो है कि आपने एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए जिसको ग्रांट मिल रही है उसके अंदर, और वो ग्रांट की कंडीशन को मीट करें, उसके कमिटमेंट होनी चाहिए, और फिर वो एविडेंस रिटेन करें जो स्पेंडिंग की है, उसके एविडेंस जो है वो कौन एक्टिविटी कैरी आउट की है उनकी स्पेंडिंग एविडेंस होनी। फिर एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए फॉर स्पेंडिंग। तो ये बेसिकली ये 4 मेन कंडीशन है। तो जिसमें गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चीज है, मीटिंग द कंडीशन दूसरा है, मेंटेन द एविडेंस कि आपने ग्रांट को कैसे यूज किया है, और चौथा ये है कि उसकी आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है, उसका ऑडिट करवा रखा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से, या ये जो ऑडिट ऑफिस यूके में है उससे, और यूके की बात करें तो we take a break here, yeah. Okay, so we will be inshallah meeting 7 minute break. मेरी घड़ी में मैं देख लूँ टाइम क्या है, 11:59 हुआ है, ठीक है। तो हम 12:07 पे वापस reassemble. Okay, so leave yourself logged in, don't go out, क्योंकि बाद में आपको एडमिट करने का भी इशू आता है। ओके, थैंक यू। और इससे आगे आप चलते हैं। तो मैंने
4 कंडीशन की बात की आपसे और वो यहाँ लिस्ट की गई थी और ये हमारी लास्ट डिस्कशन थी बिफोर ब्रेक। और अब हम इससे आगे चलते हैं कि ग्रांट इज अ पेमेंट टू हेल्प द रेसिपिएंट, चैरिटी जिसको मिल रही है उसको, रेसिपिएंट को हेल्प करना ताकि वो अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको डिलीवर कर सकें। इन रिटर्न द ग्रांट फंडर जो है, जो ग्रांट दे रहा है, इट डज नॉट रिसीव एनी डिलीवरी डायरेक्टली, इसको ग्रांट कहते हैं। A grant is usually provided subject to meeting condition that state how the grant must be used, when to be used. For example, to support the wider objectives of the public body, उसको दी जाती है ताकि वो अपने सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल जो वेलबींग के एरियाज हैं उनमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके, ये सब। लेकिन उसके बदले जो ग्रांट दे रहा है उसको कुछ नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? Contract, on the other term, is the agreement between the two or more parties which intended to give rise to legal relationship between those two. Under the contract, payment is made to the one party in return for delivering of certain goods and services for the public goods. Or agreement define the terms and conditions set out in the contract which are different from the grant. Grant की condition और होती हैं, contract की और होती हैं। Contract requires both party to be content, स्टिक करें अपने अपने पोजीशन से, जो विद स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिक करें बोथ पार्टी, अचीव द म्यूचुअली एग्रीड जो है बार्गेनिंग करके प्राइसेस और क्वालिटी डिटरमिन करें, इट लीड टू द रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। ग्रांट जो है वो उसमें हैंड ओवर कर दिए जाते हैं फंड चैरिटी को ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव मीट करें और जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ उसके बदले नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जैसे एक कौंसल जो है किसी के दूसरी किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले और टर्म एग्रीमेंट कर ले और वो उसकी ब्रीच भी जो है वो कोर्ट में सू हो सकती है और उससे बार्गेनिंग करते हैं, टर्म कंडीशन फिट करते हैं और वो जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली रोड की कंस्ट्रक्शन हो, किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना हो, किसी स्कूल को कंस्ट्रक्ट करना हो, तो ये इस तरह की चीजें वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं जिसका डिलीवरी जो है वो पब्लिक सेक्टर को होती है। तो ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क ये है कि पेमेंट टू हेल्प द रेसिपिएंट जैसे चैरिटी को दी गई है, ग्रांट फंडर गेट नो डायरेक्ट सर्विस फ्रॉम द चैरिटी, ग्रांट आर सब्जेक्ट टू नॉर्मली कंडीशन प्रोसीडेड बाय कॉल फॉर प्रपोजल। नॉर्मली आपने अपनी प्रपोजल सबमिट करनी होती है, वाई ग्रांट शुड बी गिवन टू यू, और उसमें आपने सारा अपने क्राइटेरिया मीट करने के पहलू बताने होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी और पेमेंट इज मेड इन टर्न फॉर डिलीवरिंग द सर्विसेज, जो भी शेड्यूल बना उसके मुताबिक। द एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय द टर्म एंड कंडीशन एंड इन्वॉल्व म्यूचुअल बार्गेनिंग इन्वॉल्विंग रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिल के प्राइस तय की जाती है और उसके लिए दोनों पार्टी की, पार्टी ए की ये ऑब्लिगेशन होगी, पार्टी बी की ये होगी, ये सारा कुछ डिफाइन किया गया। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रूल हैं, राइट। तो आपके यहाँ क्या रूल है, क्या नाम लिखूं, बोलो क्या लिखूं? पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट के रूल हैं? पेपरा रूल्स है सर। ये मैं लिख लूं, यही है ना, ठीक है। तो ये रूल है। मोस्ट कंट्री हैव प्रोक्योरमेंट रूल फॉर पब्लिक सेक्टर। इफ कॉन्ट्रैक्ट exceed certain level must be awarded by competition through these rule। छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सर्टन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑल बिडर टू बी ट्रीटेड इक्वली इंक्लूडिंग द नेशनैलिटी, लोकल हो भारतीय हो, सबको इक्वली ट्रीट करना है। इवन इफ नॉट रेगुलेटेड, अगर लॉ के अंदर नहीं है कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने हैं, पेपरा रूल तो लॉ के अंदर है, रेगुलेशन है। द पब्लिक सेक्टर में मस्ट हैव ओन प्रोक्योरमेंट रूल पे बनाएं जिसमें इंश्योर करें कि नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट गुड और सर्विस की सबकी सर्विस म्यूचुअल में, अगर ए पार्टी वो सर्विस दे रहा है तो बी और सी को भी सर्विस देने का हक है।
प्रोपोर्शनैलिटी, फ्लेक्सिबल टू द नेचर एंड स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर पब्लिक सेक्टर वो रूल को इतनी हद तक स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है या सर्टेन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए भी उन्हें रूल को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को हायर कर रहे हैं आप तो ये सर्विस ब्रॉडली कंपेयर नहीं की जाती दूसरे लोगों से, उसकी एक स्पेशलिटी उस बंदे की है, और तो फिर आप वहाँ पे रूल को ओपन कंपटीशन नहीं कराते। दिस इज व्हाट द मेजर थिंग्स इन है। ओके, वेयर ए सर्विस इज डिलीवर्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, अ ग्रांट, ये दोनों में से किसी के तरीके से भी हो सकती है, विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्विस टू बी प्रोवाइडेड एंड द रिलेशनशिप द पब्लिक बॉडी विच टू हैव विद द सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं करनी तो ग्रांट उनको प्रोवाइड करो, वो सर्विस दे देंगे। तो ग्रांट में ओपन होता है, आप चंद कंडीशन लगा देते हैं। फर्स्ट में ग्रांट फंडिंग will not be appropriate, public body require a specific service to be delivered or wish to specify in detail how the service should be delivered। तो उसमें फिर आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जाना होता है, ग्रांट नहीं है। तो ग्रांट फंडिंग में however be appropriate, the public body wishes to provide the financial support for a particular activity or project, तो उसमें ग्रांट है। जब उसने मॉनिटर करना है क्वालिटी क्या है, फलां क्या है, फिर ग्रांट नहीं होती, फिर कॉन्ट्रैक्ट। फैक्टर टू कंसिडर, ग्रांट है या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर लीगल पावर है मेक ग्रांट, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ लोकल एनवायरनमेंट वगैरह, तो वो फिर ग्रांट के जरिए उसकी वैल्यू फॉर मनी आपने इंश्योर करनी हो, जैसे एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, तो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बेहतर होती है जब आपने वैल्यू फॉर मनी को फोकस। और क्योंकि जब आपने ग्रांट दे दी किसी को तो आपकी वैल्यू फॉर मनी वाली डिटेल में नहीं जाते, जैसे मेन जो कंडीशन लगाई है बस वो मीट हो गई है तो ओके। तो लीगल रिस्क जो है हाई हो अगर तो फिर सर्विस को प्रोक्योर करना चाहिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्विस हो तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए, और ताकि दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन डिटरमिन हो सके। अगर स्टेट एड सब्सिडी देनी है तो नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द केयर सर्विस कि आप उसको इससे दें, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन आ जाती है डोनर की तरफ से, जैसे IMF हमें मना करता है कि सब्सिडी आप नहीं दे सकते। ब्रीच होने का चांस रिस्क ज्यादा हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ग्रांट नहीं देनी चाहिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है सब्जेक्ट टू वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं, तो अगर वैल्यू एडेड टैक्स उस पर लगता है तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है, ग्रांट में तो वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगता, आप पैसे देते हैं। स्टेट ऑफ द मार्केट जो है, अगर कंपेटिटिव मार्केट है रिक्वायर्स है तो फिर लोगों से आपने बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट सर्विस लेनी है तो फिर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। बिडिंग शीडिंग करके आप जो है कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर। ये एक एग्जांपल कवर की गई है आपकी बुक में कि इशू ग्रांट के इश्यूज क्या हैं, ठीक है। तो ग्रांट में ये है कि दे नीड फॉर गुड गवर्नेंस अरेंजमेंट बोथ साइड की होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस। There is charity reliance on state grant being jeopardized as a result of the austerity measure ने ग्रांट्स को काफी हद तक अफेक्ट किया, तो गवर्नमेंट ने उसमें ग्रांट में नहीं जा रहा है। तो ये एक है जिसकी एग्जांपल जहाँ दी गई है, ये किड कंपनी एक है, किड्स कंपनी। तो देखा ना ये वर्ड आया किड्स कंपनी, तो जाइए लगाइए किड्स कंपनी क्या करती थी, तो बताएगा कि जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते थे ना तो उनको टेक केयर करते थे। मतलब कोई पेरेंट में तलाक हो गई, बच्चे लेफ्ट ओवर हो गए, ऑर्फन हो गए, नेचुरल डिजास्टर आया कोई बच्चे, तो उन सब को ये करते थे। ये कायम हुई और ये अल्टीमेटली फिर दूसरे एरिया में ब्रिस्टल, लिवरपूल, पहले लंदन से इसने स्टार्ट किया था। ये काफी एक फेमस लेडी थी कामिला पेस, पता नहीं क्या नाम बनता है, मैगिटली, तो वे लंदन में स्टार्ट किया, फिर ये लिवरपूल और ब्रिस्टल वगैरह में ये हुई। तो इस तरह फिर इसकी फंडिंग की शॉर्टेज आई या मिसमैनेज हुई, तो फिर इस पे इफेक्ट आए,
तो फिर ये कंपनी जो है ये इसकी सर्वाइवल जो है वो रिस्क में चली गई। तो गवर्नमेंट ने 3 मिलियन की इनको जो है ना दी असिस्टेंस दी, रेस्क्यू पेमेंट की, ताकि ये सर्विस कंटिन्यू करे। क्वेश्चन आ गया था कि उन बच्चों का जो क्या बनेगा जो इससे सर्विस ले रहे। तो गवर्नमेंट ने 3 मिलियन की ग्रांट दी, और लेकिन ये ग्रांट जो है ना बड़ी तेजी से दे दी गई, और वो मिनिस्टर थे मैथ्यू हैनकॉक और एंड ओलिवर लेटमैन, जिन्होंने इसको जो है ना पर्सनली इसको बहुत पुश किया, ग्रांट हो गई। और बाद में उनको जो है प्रेशर उन पे आया कि भाई ये ग्रांट प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे से नहीं गई, ये ग्रांट वगैरह नहीं थी, ये किसकी मिस एडमिनिस्ट्रेशन हुई है इसको इस तरीके से हैंड ओवर करने में। तो ये एक तो इसमें 3 क्वेश्चन रेज किए गए थे, और पहला क्वेश्चन तो ये था कि उन बच्चों का क्या बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये क्या ट्रांसपेरेंट वे से दी गई है कि नहीं गई थी, दूसरा क्वेश्चन ये था। और तीसरा क्वेश्चन ये था उसमें थर्ड क्वेश्चन टू विच गोज टू दी बियॉन्ड द किड कंपनी and concern the relationship between the government at all level and the third sector, जो नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर होता है, उसमें गवर्नमेंट किस तरह इन्वॉल्व होके फंडिंग दे दी गई। तो यूएस में तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक उनको चैरिटी को मेन स्ट्रीम में ले आए थे, तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है लिमिट जो वर प्लेस ऑन देयर इन्वॉल्वमेंट टू इंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू ड्रॉ देयर सपोर्ट प्राइमरली फ्रॉम द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो उन्होंने उसमें चेंजेस ले आए थे उनके ऑपरेशन के बेस से। यूके ने ऐसा कोई सेफ गार्ड डेवलप नहीं किया, और चैरिटीज वगैरह जो है ना वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाती हैं, और जिस तरह इसमें किड कंपनी में हुआ, तो ये एक जो केस की बात हुई है, ग्रांट के केस में मिसमैनेजमेंट की बात हुई है। अच्छा, ये जो अचीवमेंट ऑफ टारगेट जो है उसकी बात हम करेंगे कि अचीवमेंट ऑफ टारगेट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग की बात हुई पहले। तो अगर परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग दी जाए जिसमें सर्टन परफॉर्मेंस को आपने मीट करना होता है, इट इंश्योर्स दैट फंडिंग डिसीजन आर बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ रिजल्ट, कि आउटकम क्या आई है। और ये टाइम बाउंड टारगेट होते हैं जिनको देखा जाता है कि परफॉर्मेंस क्या रही है। फंडिंग कंडीशन में भी अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ टारगेट एंड माइलस्टोन, ऐसे केस में जहाँ तो उसमें टारगेट दिए जाते हैं, माइलस्टोन होते हैं कि कब क्या होना है। परफॉर्मेंस एट पर्टिकुलर लेवल फॉर आर अचीविंग स्पेसिफिक आउटकम में बी नीडेड टू सिक्योर फंडिंग। ऑनगोइंग फंडिंग तब मिलेगी अगर आपके माइलस्टोन ठीक होंगे, अगर आप टारगेट मीट कर रहे होंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एंड सम टाइम परफॉर्मिंग एट ए हाई लेवल में अट्रैक्ट द एडिशनल फंडिंग। अगर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो आपको फंडिंग में इजाफा भी हो सकता है। इस पर परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग होती है। There are many examples of contract with public service providers that are under the payment by result scheme. तो जो माइलस्टोन, तो नॉर्मली यही चलता है। तो माइलस्टोन जो है वो अचीव होते रहे तो फंडिंग कंटिन्यू करेगी, जब माइलस्टोन रुक जाएंगे तो फंडिंग भी रुक जाएगी। तो माइलस्टोन पहले पूरे करो, टारगेट पहले पूरे करो, देन यू विल बी गिवन फर्दर फंडिंग। और कई दफा तो अगर टारगेट अच्छे जा रहे हो तो एडिशनल उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। बीच में पहला कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होता है उसमें एड ऑन कर दिया जाता है, नेक्स्ट कर दिया जाता है एड ऑन। तो ये टारगेट फंडिंग के ना, तो ये उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, और ये उसके आउटकम हैं, आउटपुट इंडिकेटर हैं, आउटपुट टारगेट हैं। तो हमने कहा था कि इनके आपको टारगेट फिक्स करने चाहिए। तो जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट एक एक्टिविटी है, तो नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट सेटअप इन द ईयर, ये उसका इंडिकेटर है। तो ये टारगेट क्या है, 3 नए प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बैक टू वर्क स्किल्स देनी लोगों को, क्योंकि स्किल बैकडेटेड हो चुकी हैं, लोग जो है जॉब से आउट हो गए हुए हैं, अब उनको नई जॉब जो मिल रही है उसमें आईटी बहुत आनी चाहिए, तो उनको नई ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंडिकेटर क्या है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीटिंग द कोर्स, परसेंटेज ऑफ ट्रेनिंग गेनिंग द एम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या है कि 100 ट्रेनिंग पर टर्म जो है
उनको ट्रेन करना है, 60% ऑफ ट्रेनिंग जो है उनको विद इन 6 मंथ जॉब मिल जाए, ये टारगेट्स है। ओके, अल्कोहल एडवाइजरी ग्रुप, तो उसमें अमाउंट ऑफ द यूनिट कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल अटेंडिंग द मीटिंग, तो ये उनका था कि ये जो मीटिंग्स होती हैं उनमें लोग अल्कोहल पी के मीटिंग अटेंड करते हैं, उसको रिड्यूस करना है। तो उनका 70% ऑफ क्लाइंट रिड्यूस इस टारगेट है वीकली यूनिट कंज्यूम ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द काउंसलिंग, तो उनकी काउंसलिंग करनी है, तो फिर उससे ये टारगेट अचीव करना है। यंग पीपल मीडिएशन सर्विस, घर छोड़ जाते हैं बच्चे, वहां से भाग जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो नंबर ऑफ यंग पीपल रिमेनिंग इन फैमिली होम जो है, लेकिन ये हमारी वैल्यू आज भी हैं, और वेस्ट जो है वापस सोचा उन्होंने कि ये जो है बड़े इसके मसले आ रहे हैं, तो 60% वो मीडिएशन करने थे। 60 यंग पीपल काउंसल्ड रिमेन इन देयर ओन फैमिली हाउस, पेरेंट के साथ स्ट्रिक्ट करें, तो ये टारगेट, इस तरह टारगेट दिए जाते हैं, ग्रांट जो दी जाती है। ओके, तो ग्रांट टारगेट एंड फंडिंग, तो टारगेट जो है बी अवेयर ऑफ द टारगेट, जिसने ग्रांट फंड टारगेट फंडिंग लेनी है, टारगेट पे बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द परफॉर्मेंस अगेंस्ट दैम, तो ये है कि ये जिसने फंडिंग लेनी है उसको टारगेट पता हो, फंडिंग देने वाले को पता हो, और लेने वाले को उसको परफॉर्मेंस क्या चेक हो गई, जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें पता हो कि हाउ दे, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, हाउ, व्हाट एंड व्हेन, बाय व्हेन द ग्रांट शुड बी यूज्ड, बी अवेयर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, और जब लाइक के रेगुलरली रिपोर्ट करना है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, एविडेंस कंटेन करने हैं, और कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये लंदन जो लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन जो है उसकी बात हो रही है, उनकी रिसर्च से पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट टू लोकल अथॉरिटी बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस एंड ये है, उसके अंदर जो है वो कितनी इंक्रीज आई है या कितनी मिसयूजिंग हुई है, तो दैट्स व्हाट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन रिसर्च क्या कहती है, जो ये पास पेपर ये कहा है, ये जो है इसको इसकी बात करने लगे, वो तो दो बातें बहुत क्लियर हैं, टारगेट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन चाहिए, राइट। तो अच्छा, इस रिसर्च में फाउंड आउट किया गया है कि इन एनी गिवन ईयर कौंसल रिसीव around 250 grants. This compares to around 61 main grants and paid to local authority, ये इतना फर्क आया है इन सालों में, जिसका पिछली स्लाइड पर जिक्र आया उसको कंपेयर किया 2013 से। मोर देन अ थर्ड ऑफ द discontinued from one year to the next, creating negative impact on the staff retention, फिर स्टाफ को निकालना पड़ा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ज्वाइंट कमीशनिंग, इकट्ठा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सर्विसेज दी जाती हैं, फर्क पड़ा, राइट। अ थर्ड, 1/3 जो जिनको ग्रांट मिलती थी वो डिसकंटिन्यू हुई बिकॉज नॉट मीटिंग द कंडीशन वगैरह वगैरह, टारगेट वगैरह। ए क्वार्टर जो है 24% जो है और द ग्रांट इशूड ईच ईयर वर्थ लेस देन 1 million, छोटी ग्रांट, each one equating to less than 0.25% of their budget. बजट में बड़ी मीगर छोटी सी अमाउंट, फॉर टिपिकल मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट या लंदन बॉरोज, लंदन में 32 बॉरोज मैंने बताया था, तो उसमें उनके जो फंडिंग को देखा गया तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी स्मॉल 0.5 और 25%, अराउंड अ थर्ड, 1/3 जो ग्रांट थी दे वर अवॉर्डेड ऑन अ कंपेटिटिव बेसिस, यानी प्रपोजल सबमिट होने के बाद जो अच्छे क्वालिटी के जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थी उनको ग्रांट दी गई है, या जो अथॉरिटीज थी। ऑफन मोर इज स्पेंट बाय काउंसिल इन प्रिपेयरिंग बिड फॉर ह्यूज शॉर्ट नोटिस, उसका ये रिजल्ट हुआ कि बड़ा अच्छा खासा टाइम स्पेंड हुआ प्रिपेयरिंग बिड और शॉर्ट नोटिस, then they stand to receive back, right? This is was another research point, तो ये रिसर्च उससे हुई। okay. डेमोग्राफी किस तरह अफेक्ट करती है, ये अभी तक हमने अभी टारगेट की बात की है, अब हम कह रहे हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी of area has a key impact on the services required from the public sector organization
बच्चे हैं तो और तरह की चाहिए, यंग वर्किंग जनरेशन और तरह चाहिए, बाबों की इलाका है तो और कुछ चाहिए, ठीक है। और अगर एथनिक्स हैं तो और कुछ चाहिए, वहाँ मस्जिदें भी चाहिए, वहाँ चर्चेज भी चाहिए, वहाँ मंदिर भी चाहिए, राइट, वहाँ एथनिक स्कूल भी चाहिए, ठीक है। द कॉस्ट दैट दे बेयर एंड इन मैनी इंस्टांस द लेवल ऑफ फंडिंग दैट देयर इज, राइट। तो कुछ एरिया को ज्यादा फंडिंग लेवल ज्यादा होते हैं, फंडिंग लेवल उनके कम होते हैं, right? For example, in term of cost in the study, in a study of spending on children's service by the Newton and the local government association, it was found that the children's service spending by English council, जो local authorities हैं, in this year varied from this to say. Look at the difference. Look at the difference. चिल्ड्रन सर्विस के लिए कुछ को 292 मिले हैं, कुछ को 1254 पर चाइल्ड मिले, child and young person. The research demonstrates that half of this variation was caused by 5 demographic factors. तो ये जो फर्क है इसकी वजह क्या है? 5 फैक्टर पे बेस है ये वजह जो है, और this is this. Demography of the area affects the need of the services as per the level of funding. The example of the 5 factor जो बात की है, deprivation है फैक्टर, crime rate फैक्टर है, disposable household income है, the level of unemployment है, और साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एथनिसिटी है, 6 फैक्टर। ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हुए किया है। अच्छा, डेप्रीवेशन लेवल क्या है? अगर हाई डेप्रीवेशन लेवल है तो आपको हाई स्पेंडिंग चाहिए वहां पे। दिस अकाउंटेड फॉर 31% जो डिफरेंस आया, तो ऊपर जो डिफरेंस है गैप, उसका 31% सिर्फ इस वजह से। क्राइम रेट जहाँ हाई है वहाँ हाई स्पेंड चाहिए सर्विस के लिए। जहाँ डिस्पोजल इनकम जो है हायर है वहाँ हायर स्पेंड चाहिए, क्योंकि जहाँ डिस्पोजल इनकम ज़्यादा है वो अमीर लोगों का इलाका, वहाँ पे सर्विसेज मिलेंगी हाई कॉस्ट में मिलेंगी। तो क्या आपने गरीब लोगों को लेके देनी है, स्कूल भेजना है वो हाई कॉस्ट, राइट। तो कम्युनिटी सेंटर उनको यूज कराना है तो हाई कॉस्ट कम्युनिटी सेंटर। द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ हाई है वहाँ हाई स्पेंड चाहिए, ठीक है। और इस तरह साइज ऑफ पॉपुलेशन जहाँ अंडर द एज ऑफ 26 है, अंडर द एज ऑफ 26 वन लार्ज है, तो वहाँ लोअर स्पेंडिंग की जरूरत है, क्योंकि वो लोग वर्किंग कंडीशन में होते हैं, वर्क करते हैं, कमा के लाते हैं। तो इस तरह एज और जेंडर प्रोफाइल को भी कंसिडर करें तो उससे हिसाब से भी आप, तो इस तरह एथनिसिटी जो है, जो तो ज़्यादा हम खुल के बात नहीं करते होते, यूरोपियन जब बात आती है तो हम खुल के एथनिसिटी पे बात नहीं करते, लेकिन रिक्वायरमेंट एथनिसिटी की डिफरेंट होती है, राइट। मतलब मैं बस बता देता हूँ, यहाँ एथनिसिटी लोग हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वहाँ ट्रांसलेटर चाहिए, वहाँ ट्रांसलेटर भी चाहिए होते हैं सर्विस के लिए, एडिशनल स्टाफ चाहिए जो दूसरे की लैंग्वेज को जानता हो। तो मैं छोटी सी बात करूँगा, और चीज़ें भी हैं, जैसे मैंने कहा कि वहाँ फेस स्कूल चाहिए, वहाँ पे जो है वो आपको वर्शिप के लिए चीज़ें चाहिए, और उनको मेंटेन करना है, उसकी गार्ड पुलिसिंग प्रोवाइड करनी है वगैरह, ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एथनिसिटी में लाते हैं। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं इसमें कि ये जो फंडिंग की बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्प्लीकेशन वॉलेटाइल फंडिंग सोर्सेज पे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो इफेक्ट होती है रिलाइंग ऑन द वॉलेटाइल फंडिंग। अगर वॉलेटाइल होगी तो आप कैसे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं? तो गिवन द डेफिसिट रिडक्शन प्लान ऑफ 2015, ये जो कहा गया कि गवर्नमेंट के डेफिसिट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सब्सिडेंट गवर्नमेंट इन यूके एंड अदर सिमिलर ऑस्टेरिटी मेजर in many other countries, most public sector organizations felt that the financial squeeze उन्होंने फील किया। In recent years, central government grant can no longer be relied upon for many, as certain जब पैसे ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट ग्रांट देती हैं, जब पैसों की शॉर्टेज आ जाए तो फिर जाहिर है, एंड दिस ऑल्सो द केस फॉर मैनी चैरिटी, तो उनको थर्ड सेक्टर में भी फंडिंग नहीं मिल रही, राइट। तो as mentioned already, financial manager need to be aware of the condition and performance target attached to funding, confident that the risk will be managed by that finance professional, and informed if the things are not tracked. He knows कि अगर
परफॉर्मेंस ट्रैक पे ना हुई तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ग्रांट विड्रॉ होगी, आगे से नहीं मिलेगी। द एबिलिटी टू प्लान फाइनेंशियली in short and long term will rely on the innovative financial leaders capable of supporting the service delivery team in their organization। ये फाइनेंशियल जो मैनेजर है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है इस वोलेटाइल कंडीशन के अंदर ये विल बी एबल टू सपोर्ट द सर्विस डिलीवरी टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये पेमेंट बाय रिजल्ट का है कॉन्सेप्ट कि आप रिजल्ट को सामने देख के फिर पेमेंट करें, तो ये इसकी बात करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कमीशनिंग सर्विस होता है जहां आप सर्विस को ये असेस करते हैं, प्लान करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अरेंजमेंट करते हैं, उसको कमीशनिंग सर्विस कहा जाता है। तो आप कमीशनिंग ऑफ सर्विस लगाइएगा, आपको ये आपको गूगल बैन जो है बताएगी सब कुछ है। तो सिंपल स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए और फंडिंग अटैच टू द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी ऑफ द अग्रीड टारगेट से उसको अटैच करना होता है। particularly applicable in third sector, not for profit sector, but also adopted by public sector as well। And use of social impact bond जो है by third sector for funding services जो है as service provider and the ये जो social impact bond financing करते हैं investor a relationship than the PSO relationship। ये basically ये ऐसे केस में जब XIB यूज होता है तो सर्विस प्रोवाइडर और जो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर कर रहा होता है और फिर ये जो इन्वेस्टर होते हैं सोशल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के, उनकी रिलेशनशिप आपस में चलती है, वो एक दूसरे को वॉच करते हैं, टारगेट देखते हैं, रादर देन गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट करवा के दिया होता है या जो उसके लिए बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो सिफा ने ये गाइडेंस जो किया है ये PBR के ऊपर। PBR का मतलब है ये जो पेमेंट बाय रिजल्ट है, ओके, ये महाभारत PBR है। और ये जो आपने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की तो बात कर दी मैंने, ये जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं और उससे जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, ये गवर्नमेंट लोग जो हैं बॉन्ड के बदले रिटर्न नहीं ले रहे होते, बॉन्ड लेके उसकी ऑनरशिप में आ जाते हैं कि चले तो मे भी प्रिंसिपल वापस मिलेगा, रिटर्न इंटरेस्ट वाला कोई नहीं मिलेगा, जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो इनिशिएटिव पे सर्विस पे लगा दी जाएगी, राइट। तो ये इसलिए इन्वेस्टर इसमें बीच में आ जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के साथ, कोई क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रिस्पॉन्स टू दी वोलेटाइल फंडिंग जो है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है ये। तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट से क्या होता है, इट कैन हेल्प रिड्यूस दी वोलेटाइल फंडिंग। अगर आपको ग्रांट का 4 साल का एग्रीमेंट हो जाए, 5 साल का हो जाए, 5 साल के लिए उस अमाउंट की बेफिक्र आपकी खत्म हो जाती है। बिल्ड इन सम सर्टेन, इससे सम सर्टेनिटी बिल्ड होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट से। और टर्म कुड इंक्लूड द मिनिमम गारंटीड फंडिंग जो होगी एंड टाइम बाउंड, किस पीरियड के ऊपर वो फंड रिलीज किए जाएंगे, कितने कब रिलीज किए जाएंगे। अनेबल द मैनेजर टू मैच द फंडिंग टू द बजट साइकिल, इससे वो अपने बजट साइकिल के साथ किस साल में कितने फंड आने हैं उसको वो बिल्ड इन करके अपना स्पेंडिंग प्लान वर्कआउट कर सकते हैं। लिमिट्स ऑन प्राइस राइजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिड्यूस द वोलेटाइल फंडिंग, ठीक है। तो अगर इसमें लॉन्ग टर्म हो जाता है तो उसमें आप कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर लेते हैं कि आपको प्राइसेस इंश्योर हो जाती हैं फॉर लॉन्ग टर्म, उससे वोलेटिलिटी ऑफ स्पेंडिंग जो है वो फैक्टर कम इन्वॉल्व होती है। तो डबल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी शुड इंश्योर द रेंज ऑफ इनकम सोर्सेज है। जो भी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी आपने बनानी है तो रेंज ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज जो है वो उसको आपको कंसिडर करना, बल्कि उसको इंक्रीज करने की कोशिश करनी। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन सर्टन ग्रांट्स एंड रिस्क ऑफ लॉस, तो ये भी आपने देखना उसमें जो ग्रांट आ रही है उसकी डिपेंडेंसी को आपने रिड्यूस करना है, क्योंकि कमिंग पीरियड में ग्रांट्स कम होती चली जा रही है। और स्मॉलर अमाउंट फॉर्म में रेंज ऑफ रादर देन बड़ी ग्रांट की बजाय ये छोटी छोटी ग्रांट ज़्यादा रेंज से ये बेहतर होती है, क्योंकि एक्ट इन वेरियस बास्केट होती है। मोर सक्सेसफुल टू मेंटेन अवेयरनेस ऑफ फंडिंग स्ट्रीम, तो अगर फाइनेंशियल मैनेजर को अवेयरनेस हो फंडिंग स्ट्रीम की कि कब कब फंडिंग आती है, कहाँ से आती है, तो दैट इज हैव रिसोर्सेज टू परसू द ऑप्शन। तो उसके पास टीम कॉम्पिटेंट लोग कैपेबिलिटी हैं
जो इन ऑप्शन को परस्यू कर सकें, उनकी प्रपोजल बना सकें, एप्लीकेशन डाल सकें। एप्लीकेशन कंप्लीट टू बी कंप्लीट तो सबमिट करें, इनकम्प्लीट ना करें रिजेक्ट हो जाएगी, टाइमली सबमिट करें वरना कंसिडर नहीं होगी। एग्जाम्पल ऑफ लोकल अथॉरिटी दैट हैव a dedicated officer for seeking the grant funding from any source demonstrated they have the more chance of success, जिनके पास डेडिकेटेड ऑफिसर है, rather than वो अथॉरिटी जो कि एडॉक बेसिस पे ग्रांट प्रपोजल बनाती हैं, कोई उसका स्पेशल स्टाफ नहीं होता, उनके सक्सेस रेट कम होता है। रिस्पॉन्स टू वॉलेटाइल फंडिंग क्या दिया जा सकता है? गुड फाइनेंशियल गवर्नेंस शुड लुक लाइक दिस। तो गुड गवर्नेंस जो आनी चाहिए उसका मतलब यह है कि रेगुलर रिपोर्टिंग करें, इंक्लूड द डिटेल ऑफ एक्शन प्लानिंग जो की गई हैं और वेरिएंस एनालिसिस, जो एक्चुअल रिजल्ट आए हैं उससे वेरिएंस एनालिसिस क्या हो। एक्शन टेकन टू एड्रेस द की रिस्क एरिया को एड्रेस करने के लिए क्या एक्शन टेकन किया है। CFO यानी फाइनेंस प्रोफेशनल जो है, इट शुड बी द की मेंबर ऑफ द लीडरशिप टीम उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसको फंडिंग हो रही है। ऑल ऑफिसर एंड मैनेजर अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी प्रोग्राम एंड एक्टिविटी। पूरी टीम की ये अवेयरनेस हो कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो है किस पॉलिसी की, वेरियस प्रोग्राम की, वेरियस एक्टिविटी की क्या है। लीडरशिप शुड इंश्योर, जो भी टीम है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, गवर्निंग है, कि appropriate financial skill is in place in their organization, all level जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसमें फाइनेंस को समझने वाले एप्रोप्रिएट किस्म के लोग बैठे हैं। गुड फाइनेंशियल गवर्नेंस जो है, लीडरशिप फोस्टर द इन्वायरमेंट ऑफ ओपन चैलेंजेस, तो कोई भी सवाल कर सकता है और फाइनेंशियल अजम्पशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है उनको कोई भी चैलेंज कर सकता है, तो वो चेंज उसके रिजल्ट में हो सकती है। चाहे अफेक्टिव स्कीम ऑफ डेलीगेशन होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर होनी चाहिए, जिसको एंगेजमेंट स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और कंसल्टेशन हम कहते हैं, इंक्लूडिंग बजट कंसल्टेशन होनी चाहिए उन लोगों के साथ जिन्होंने इफेक्ट होना है, उनको कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाई देयर सर्विस आर बीइंग कट डाउन या बीइंग लिमिटेड। Comprehensive policy and procedure which clearly outline the responsibility all were involved in that. तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट की रिकमेंडेशन जो है उसको टाइमली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी ये आपके पैरा जो हैं इनको टाइमली इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ये ना हो कि 4 साल बाद जो है वो पैरा डिस्कस हो गए, राइट? टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, मैनेजिंग रिस्क की हमने बात की थी। आइडेंटिफाई द रिस्की सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या हैं, फाइनेंशियल मैनेजर को, CFO को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। असेसिंग के लाइक्लीहुड ऑफ सीजिंग क्या है, उसको बंद हो जाने की ग्रांट की क्या लाइक्लीहुड है, और फाइनेंशियल ऑपरेशनल इम्पैक्ट उसका क्या होगा अगर वो सीज हो जाते हैं। पुटिंग द एप्रोप्रिएट कंट्रोल इन प्लेस टू गिव अर्ली वार्निंग ऑफ प्रॉब्लम, अगर इसकी सीजिंग की प्रॉब्लम है तो अर्ली वार्निंग उसे आनी चाहिए टाइमली, ताकि एक्शन ले सके। मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क जो है थ्रू कॉन्टीजेंसी प्लान, प्लान A, B, प्लान C, अगर फंड नहीं आते तो फिर B प्लान क्या है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन कंप्लायंस विद द कंडीशन, ये एक पॉइंट है कि ये मॉनिटर करना है कंप्लायंस विद द कंडीशन और उसको रिपोर्ट भी करना है पीरियडिकल। इसी बेस पे जो है फंडिंग जो अथॉरिटी है दे विल बी सेटिस्फाइड। ओके, ये कमर्शलाइजेशन की अब हम बात कर रहे हैं कि कमर्शलाइजेशन जो है, जैसे हमने पहले बात की थी कि चार्जिंग है, तो वो एक कमर्शलाइजेशन है कि सर्विस आप कुछ प्राइस पे दें, मार्केट प्राइस से मैच करें, क्वालिटी बेहतर रखें, मार्केट उतनी ना दे सके क्वालिटी, तो वो दें। तो इन 2016 think piece established by CIPFA made the following recommendation. As funding constraints have continued, limitation है and demand for services growing, sponsor must look for more enterprising approaches in order to balance their budget. So more enterprising, ये commercialization की तरफ बात कर रहे हैं, business like approach होनी चाहिए। Many are looking beyond the service efficiency, कि सिर्फ ये नहीं कि सर्विस एफिशिएंसी हो, seek new avenue of revenue stream. Right? In a sense, commercialization is about income generation, or at least return on investment. जो investment कर रही हैं वो public sector organization, उन पर अच्छा return उनको मिलना चाहिए।
फाइनेंशियल भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है. दिस कैन टेक a number of forms, from establishing partnership with commercial organization to other council, setting up independent autonomous profit making company. ऐसा मिलकर बना सकते हैं. ये शबाज शरीफ की 52 कंपनी की एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. ये कंपनियां बनाना बहुत अच्छी बात है. उनके लोकल डिसीजन होते हैं साहब, लेकिन ब्लेम और करप्शन होने से बचना चाहिए. ब्लेम गेम भी बहुत हमारे यहाँ. कुछ नहीं निकला उन 52 कंपनी में. पूरे नसार, जस्ट नसार एंड कंपनी पूरा जोर लगा दिया है, एक चीज नहीं निकाल, लेकिन सत्यानाश है. राइट. द कमर्शियलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग टैक्स पेयर मनी इट टू सेट अप प्रॉफिट मेकिंग सर्विसेज. ये है कमर्शियलाइजेशन का मतलब कि यूजिंग टैक्स पेयर मनी सेट अप प्रॉफिट मेकिंग सर्विसेज, introduce the level of risk that many attract criticism should think go wrong, and therefore the council must exercise at least as much and as possibly more discipline and due diligence करना पड़ेगा. तो ये कमर्शियलाइजेशन को ब्लेम भी किया जा सकता है. वो नेचुरल था, वो कोई नहीं था. नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब ये कंपनियां बनती हैं तो उसमें से पैसे निकाले जाते हैं, साफ पानी फला वेस्ट में बनाए जाते हैं. नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है जो यहाँ बताया गया. इसलिए मोर डिसिप्लिन और मोर ड्यू डिलिजेंस की जरूरत आती है देन प्राइवेट सेक्टर व्हेन सर्चिंग फॉर ए कमर्शियल ऑप्शन एंड बिल्डिंग द बिजनेस केस. तो उसमें मोर डिसिप्लिन, मोर ड्यू डिलिजेंस for all such venture. This is because of many commercialization may be placing the council's processes, member staff in a different, very different place, and there's no guarantee that everything will just go the way they are thinking. There are criticism आएगा, उन्हें अपनी skin safe करके रखनी है, right? So they have to work very cautiously, responsibly, with more discipline, more due diligence, right? फूंक के कदम रखना होगा. Commercialization जो ऑप्शन और रिस्क हैं, grown in stances in the last decade. Commercialization increase हुई. Response by many council in UK to balance the budget करने के लिए उन्होंने ये अप्रोच दी है कि commercialization की तरफ गए हैं ताकि revenue stream में इजाफा किया जाए. Instead of just bringing the efficiency in the service, they have to bring the new revenue stream like commercial partnership with other organizations, setting up profit making companies. एंड ये पिछली स्लाइड का पूरी समरी है. इंट्रोड्यूसेस न्यू रिस्क, ये कमर्शियलाइजेशन ब्रिंग्स इन न्यू रिस्क, सो काउंसिल में लैक स्किल नेसेसरी to for more discipline, more diligence, right, than the private sector required है. Strong commercial outlook require rethinking of the whole organization. अगर आपने कमर्शियलाइजेशन में जाना है तो रीथिंक करना पड़ेगा whole by organization structure and डिलीवरी और जो भी उसकी परफॉर्मेंस है. तो कमर्शियलाइजेशन ऑप्शन है रिस्क में कंटिन्यू prior to COVID. Concern expressed by the National Audit Office of UK over investment in offices and shopping center. उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है. ये इस ऑफिस ने कहा सारी काउंसिलें इन इन्वेस्टमेंट के पीछे लग गई हैं. 14-fold इंक्रीज आई कमर्शियल प्रॉपर्टी की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इन 3 years. 14-fold increase in capital gains हुए. Often backed by borrowing necessary. ये जो 14 times ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई इसमें, और उसमें बहुत केसेस में नेसेसरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लिए आप फंडिंग ले सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड इन काउंसिल इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा साउथ ईस्ट इंग्लैंड. मैं तो नहीं पता साउथ ईस्ट इंग्लैंड क्या है, तो ये पढ़ा है, लगाओ ससेक्स वगैरह, कैंट वगैरह, वो इलाके आ जाएंगे आपके सामने, तो आपको अंदाजा हो कि किस. 1/3 ऑफ प्रॉपर्टीज आउटसाइड देयर ओन एरिया उन्होंने बिल्ड की, सिर्फ अपने एरिया में नहीं की, उन्हें अपने एरिया से बाहर जाके प्रॉपर्टी बिल्ड की. मकसद सर्विस देना नहीं था, मकसद पैसे इनकम स्ट्रीम को बढ़ाना था. तो कमर्शियलाइजेशन. ओके, तो विच ओके सही खत्म हो जाती है. अच्छा, ओके. और कमर्शियलाइजेशन में करंट
many council experienced difficulty. Okay, things didn't turn up that they were thought. Like Croydon में brick by brick company उन्होंने property development के लिए बनाई और उसमें 68 मिलियन के जो डेट से उन्हें राइट ऑफ होना पड़ा। ओके, वाइफ ऑफ नहीं है ये, राइट ऑफ, WO। ओके, नॉटिंघम सिटी ने रॉबिन हुड एनर्जी कंपनी सेल कर दी और उसमें उनको सेल पे 38 मिलियन का लॉस हुआ। कमर्शियलाइजेशन का स्टेप लिया था एनर्जी कंपनी। थरॉक में सोलर पैनल और अदर इन्वेस्टमेंट, कायदे आलम सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगाया गया और उसमें 375 मिलियन का लॉस हुआ एंड सेट असाइड फर्दर 180 मिलियन फॉर डेट सर्विस। जो लोन लिया उसको वापस करने के लिए 130 मिलियन और सेट असाइड करना पड़ा कि ये प्रोवाइड करना है। स्लो के अंदर, ये बिल्कुल लंदन एयरपोर्ट के करीब का इलाका है, ये काउंसिल है, ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरिंग ऑफ, इतनी बोरिंग की उस पर इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ठुक जाती है हर दफा, राइट। वो इन्वेस्टमेंट से नहीं जनरेट हो रही वो इनकम। तो ये कमर्शियलाइजेशन का रिस्क भी, डिफिकल्टी एक्सपीरियंस होनी है। अच्छा, अब रिजर्व की क्लासिफिकेशन है। मैंने कुछ तो आपको रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड की बात की थी। तो रिजर्व को मैनेज करना होता है। दिस इज वन ऑफ द थिंग कि ये रिजर्व लेवल जो है ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने डिप्लीट नहीं करना होता, एक रिक्वायर्ड लेवल, एडुकेट लेवल पे मेंटेन करना होता है। इस दफा आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में शॉर्टफॉल है तो रिजर्व यूज हो सकता है, लेकिन फ्यूचर का रिजर्व जितना चाहिए उतना मेंटेन करते, वरना अनलॉफुल। क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व has been included in your previous accounting study as well. This includes the distinction between usable and non-usable reserve. इसको restricted and non-restricted reserve कहा गया है। रेवेन्यू या जिनको आपने मेंटेन करना है, यूज में नहीं करना, डिमिनिश नहीं करना, जिनको रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व, और इसी तरह जनरल एंड स्पेसिफिक रिजर्व। ओके, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए है, सिर्फ ये फलां एक्सपेंशन के लिए है। जनरल रिजर्व है जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में आप यूज कर सकते हैं। मैनेजिंग रिजर्व इज अ की एक्टिविटी फॉर फाइनेंशियल मैनेजर इन ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग डिसीजन और रिकमेंडेशन रिगार्डिंग when to hold reserve and when to invest them and when to spend them, especially important when formulating the strategy to cope with the volatile funding. तो फंड तो आने नहीं है फिर, और आप अगर रिजर्व गुआ बैठे तो मसला होगा। A number of high profile article has been written in recent year about the level of the cash reserve being held by public service organization, particularly local authority and national health services. उनके रिजर्व पे क्वेश्चन उठाई गई है कि भाई ये रिजर्व को क्या हो रहा है, कैसे चलेगी हम। Remember there may be restriction on the reserve to use, जैसे यूजेबल अनयूजेबल रिजर्व लोकल अथॉरिटी में होते हैं। तो जो अनयूजेबल हैं इनको आप हाथ नहीं लगाएंगे, इनको मेंटेन रखेंगे ताकि आपकी लिक्विडिटी, आपकी सॉल्वेंसी रहे। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व जो एनुअल इनकम और एक्सपेंसेस से आते हैं वो, और कैपिटल रिजर्व हैं जो आपने सिर्फ इसलिए किए हैं जिनमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, बिल्डिंग बनाई, तो कैपिटल रिजर्व उसके दूसरी तरफ आ रहा है और उसको सिर्फ कैपिटल पर्पज के लिए यूज होना है। जनरल रिजर्व जो हैं जो हर तरह यूज किए जा सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व जो ईयर मार्क्ड होते हैं वो पर्टिकुलर। अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व जो हैं, जैसे कुछ रिजर्व हैं अनरिस्ट्रिक्टेड तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व जैसे एजुकेशन पे लगने हैं, तो सिर्फ चैरिटीज कामों पे लगने हैं। और डिसीजन ऑन when to hold and when to spend is a key tool in managing the volatility or implication of low level of reserve under section 114 notice in UK local government जो है वो बहुत डेंजरस है, अनलॉफुल है। और जो भी काउंसिल के ये ऑफिसर्स हैं दे विल बी फेसिंग दी म्यूजिक। और एविडेंस काउंसिल्स आर बिल्डिंग रिजर्व इन एंटिसिपेशन ऑफ मोर कट्स, कि ये हमने देखा है, ये साबित हुआ है कि आजकल या जहाँ फाइनेंशियल डिफिकल्ट है काउंसिल जो है वो इन द एंटिसिपेशन के फ्यूचर में फर्दर इनकम शॉर्ट हो सकती हैं, ग्रांट मिलने में डिफिकल्टी आ सकती है, वोलेटाइल फंडिंग में
severity आ सकती है, तो वो आपने रिजर्व बिल्ड कर रहे हैं फॉर द रेनिंग डे, फॉर द डिफिकल्ट टाइम। ये श्रॉपशायर काउंसिल की यहाँ एग्जांपल दी गई है, तो उसके डिविंडलिंग रिजर्व, इससे समझते रिजर्व जो थे, नीड टू मेक मोर 250 million cuts to balance their 2023-24 budget have put this council in extreme challenging position. The local government association has given them the warning. The local government association said the council track record on delivering saving has flattered. Delivering saving मैंने कि सरप्लस आपका बजट होना चाहिए। इन रिसेंट ईयर कंटेनिंग 82% जो उनका था, उससे 68% जो है वो उस पर आ गए हैं। इसमें मीटिंग द बजट डेफिसिट इतना ज्यादा है, पहले 18% होता था, अब 28%, 38% पे, 32% पे आ गए। Review said that there is a clearly a need to ensure this is tightly gripped and delivered by the council. A risk significant financial challenges हो जाएंगे, वरना if it failed to meet those targets, the council and the peer team recognize that the efficiency of 51.39 million required for 2023-4, which is extremely challenging for the council to achieve that. Following the overspend in 2022 में जो हुआ है, 22-23 में has further impacted the room for maneuver. Further reserve कम हुए हैं. The council has very little remaining in its general reserve to cushion the impact of under delivery. Will require the delivery of at least 90% of the saving. The deficit कम बहुत drastically कम करना in order to avoid depleting its reserve to a level which seriously jeopardize the financial solvency of the company. मैंने कहा reserve solvency के लिए होते हैं. Solvency का मतलब है to reduce the risk. Survival नहीं affect होनी चाहिए. The report said that the council is to set to use 10 million general reserve to meet the overspend in 2023, which would leave the balance just इतना रह जाएगा, जैसे पाकिस्तान की आपको बात आती होती है, इतने बिलियन रिजर्व रह गए, फॉरेन रिजर्व इक्वल टू अराउंड 2% ऑफ द बजट जो है वो रह जाएगा। तो अभी 2% पे अगर चला जाएगा रिजर्व लेवल, तो फ्यूचर की कैसे, अगर डाउनफॉल आती है रेवेन्यू में, तो कैसे मीट होगा। इट सेड दैट इवन इफ द काउंसिल डिलीवर 90% सेविंग जो उसको टारगेट दिया गया है, it will still need to exhaust all its general reserve to balance the budget due to overspent in 2020. बहुत ज़्यादा overspent हुआ है। The report said that the council recognized the risk of low reserve compared to similar size unity authorities के मुकाबले में इसकी पोजीशन बहुत bleak है, and has pledged to contribute 19.7 million into general fund, lifting the balance to around 2% से बढ़ा के वो इस पर ले जाने की कमिटमेंट है और प्लान्स करने की कोशिश कर रही है। So this is the summary of what we covered in this session. The understanding the volatile environment जो हमने बातें की हैं, और volatile funding की बात की है, commercialization की बात की है, reserve की importance की बात की है. That's what we looked at. So this complete our coverage of workbook 4, and next session we will be looking at the workbook 5, which is the demand management and collaboration in the public sector services, ताकि austerity measure effectiveness जो है वो आ सके. So that's the workbook 5. So inshallah we'll be looking at in next week. Okay, next week we have a class on Tuesday and we have class on Wednesday. So I will maybe choosing the Tuesday because it's going to be one day, one session only, workbook 5 पे. So tomorrow is the result day. I express all the best wishes for you, और जो पास हो जाएं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें,
जो पास नहीं होते वो अल्लाह से दुआ करें और मेहनत अपने आप को रीलुक करें कि व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इंसान खुद रीजन जानता है, तो उसको ओवरकम करें। इंसान से अपने से बेहतर कोई ना उसका डॉक्टर है, उसको पता है इमली खाने से मेरा गला फौरी खराब होता है, ये करने से ये होता है, उससे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है, ये देने से मैं ठीक होता हूँ, ये करने। इसी तरह जब आपको पास फेलियर आता है तो दिस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू रीलुक योर थिंग, और उसके लिए आप एक क्राइसिस मैनेजमेंट का प्लान तैयार करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। So my all the best wishes for everyone who has taken the exam, और इंशाल्लाह तो लेट्स सी। तो क्योंकि इतने पढ़ाया है, इतने लोग पास हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर पास हुए हैं, लेकिन मिठाई हराम है, अगर कभी खाई हो, मिली नहीं कभी, है नहीं। तो वो ये जो है ना अकाउंटेंट बेसिकली, मेरी वाइफ अक्सर कहती है कंजूस कौम होती है। तो ठीक है, चलें, फिर भी फ्री में गुड लक, वेरी मच गुड लक। ओके, अल्लाह हाफिज।